तो अभी कुछ टाइम पहले हमने पृथ्वी शो का एक पॉडकास्ट निकाला था एंड मैं तो एक कमेंट्स एक्सपेक्ट कर ही रहा था, सबने उस पर कमेंट करा कि आप विनोद कामली की भी स्टोरी कवर करिए क्योंकि उन दोनों का करियर एकदम से बहुत ज़्यादा मैच करा जा रहा है। एंड खुद में भी मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि हमें कभी ना कभी ये चीज़ तो करनी थी क्योंकि 2024 में जब वो वीडियो आई थी जिसमें वो चल नहीं पा रहे थे, नेचुरली उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ रूमर्स फैल रहे थे फालतू के उनके रिगार्डिंग पूरे करियर के। एंड ऑल्सो मतलब एक क्यूरियोसिटी थी भाई कि एक लेजेंड था जिनको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करा जाता था, उनकी ये दूरदर्शा कैसे हो गई, एंड ऑन दी अदर हैंड सचिन तेंदुलकर का करियर इतना ज़्यादा टेक ऑफ कैसे करा है, तो क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है उनके करियर में। तो मेरे मन में भी ये चीज़ थी कि मैं वो कभी ना कभी तो ये चीज़ कवर करनी है एंड नेचुरली ऑडियंस चाहती थी, तो हम लोग फाइनली ये चीज़ कवर करने वाले हैं। आई थिंक बहुत ही, जब मैंने रिसर्च करी तो शायद आप कह सकते हो मतलब पृथ्वी शॉ की स्टोरी कुछ भी नहीं है इसके सामने। हाँ ट्रू। लाइक अगर हम लोग इंडिविजुअल प्लेयर्स की बातें कर रहे हैं तो परहैप्स ये सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है इंडियन क्रिकेट में इससे निकलने वाली कोई भी। तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है ये पॉडकास्ट और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्योंकि ना ऐसी चीज़ों में इनेविटेबली पर्सनल लाइफ की बातें करनी पड़ती हैं एंड वो एक ऐसी टेरेन है जहाँ पे हम लोग जाना प्रेफर करते नहीं हैं, तो बहुत ही स्मार्टली जाना पड़ेगा। एंड कमेंट्स में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही सेंसिटिवली लोग इसको एड्रेस करें क्योंकि हाँ आदमी से गलती होती है, नहीं भी होती है, पर और फिर एक उम्र भी हो जाती है, तो आप कब तक उसको उस गलती के लिए भोगी बना के रखोगे। प्लस आई थिंक लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा गुस्सा या फिर जो लोग हेटरेड कहते हैं वो भी नहीं हो क्योंकि काफ़ी लोगों ने तो कामली को खेलते हुए देखा नहीं है, तो थैंकफुली वो उस चीज़ से बचे हुए हैं इस टाइम पे। पर इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप रॉन्गफुल जजमेंट्स क्रिएट कर लो क्योंकि आपने देखा। प्लस आजकल जैसे उनके इंटरव्यूज आए हैं, जैसे उनका दूरदर्शा देखने को मिली हमें, आई थिंक नेचुरली सब लोग थोड़ा सिंपथाइज करते हैं उनकी स्टोरी से। सो ज़्यादा कुछ बोले बिना डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स में आपस में मिलकर बात करते हैं, वो हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, तो वहाँ जाइए और वहाँ जाके उसको ज्वाइन करिए। तो विनोद कामली का जो जीवन था वो स्टार्ट होता है 18 जनवरी 1972 से, जब मुंबई में उनका जन्म होता है। एंड स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत ही छोटी एज से विनोद कामली का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था क्रिकेट के अंदर, जस्ट लाइक हिज फादर, क्योंकि उनके पापा भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। इंडिया के लिए नहीं खेले थे बट डोमेस्टिक सर्किट में इंडिया के काफ़ी प्लेयर्स लाइक सुनील गावस्कर ऑल्सो, उन सबके साथ वो खेल चुके थे। ओके। एंड विनोद कामली ने एक पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई थी कि CCI जो है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, जो कि जैसे MCC इंग्लैंड में होता है वैसे CCI इंडिया में होता है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। हाँ, तो उसका जो इंडियन वर्जन है जो कि इंडिया में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि हम लोग प्रमोट करें क्रिकेट को, स्पेसिफिकली इन मुंबई। उन्होंने रमाकांत देसाई और विनोद कामली के पिताजी को, इन दोनों को बुलाया था सिलेक्शन के लिए। एंड अल्टीमेटली रमाकांत देसाई सिलेक्ट होकर इंडिया के लिए खेलते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली विनोद कामली के पिताजी नहीं खेल पाते। सिलेक्शन क्या मतलब उनकी तरफ से खेलने के लिए? हाँ, अच्छा, ओके। मतलब अल्टीमेटली फिर वो इंडियन क्रिकेट टीम में हो ही जाता सिलेक्शन अगर आप CCI की तरफ से फिर खेल रहे होते हैं। अब क्यों नहीं सुनने को मिलता CCI के बारे में? आई थिंक एग्जिस्ट तो अभी भी करता है बट प्रॉब्ली उस टाइम पे BCCI वाली चीज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, CCI भी काफी ज्यादा उसका से होता था, तो अब शायद उतना ज्यादा नहीं है। अब आई थिंक MCA जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो पता नहीं, मतलब हो सकता है वही बॉडी हो अभी भी एग्जिस्ट करती हो बट वो डिसीजन मेकिंग किसी और के अंडर आती हो। एग्जैक्ट किसी को पता हो तो कमेंट से जरूर बताना ये चीज। या सो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता एंड नेचुरली जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके मन में इच्छा होती है कि मैं नहीं तो मेरा बेटा आगे जाके खेलेगा। योगराज सिंह, हाँ, जैसे योगराज सिंह का था, तो उनके मन में भी वो चीज़ थी। एंड फॉर्चुनेटली विनोद कामली के जन्म से ही वो स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे क्रिकेट के अंदर, एंड सो उनके पापा उनके साथ काफ़ी खेलते भी थे। एंड उन्होंने भी जैसे ही पृथ्वी शॉ का ये काफ़ी ज़्यादा, एक्चुअली में आप वो पॉडकास्ट देखोगे इसके बाद तो आपको भी लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा सिनोनिमस है इनकी स्टोरी, पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। विनोद कामली भी स्टार्टिंग से ही एक वो टाइमिंग तगड़ी थी उनकी बैटिंग करते हुए, एंड उनको देख के लगता था कि नेचुरली काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड है। करेक्ट। सो सून आफ्टर जैसे जैसे उनकी थोड़ी सी बड़ी हुई उन्होंने स्कूल की अकेडमी में जाना स्टार्ट कर दिया एंड स्कूल की टीम से भी खेलना स्टार्ट कर दिया था। एंड जो स्कूल था उनका वो उनके घर से थोड़ी दूरी पे था, तो दिल्ली में, नोएडा में तो शायद लोग इतना रेजोनेट नहीं कर सकते, पर मुंबई में वो लोकल ट्रेन का बहुत सीन है, लोकल ट्रेन से ही मोस्टली लोग ट्रैवल करते हैं। तो विनोद कामली बताते हैं कि वो सुबह सुबह 6 बजे उठ के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके जाते थे स्कूल में, एंड एक बड़ा सा किट बैग लेते थे, वो उस टाइम पे उनकी साइज का होता था, एंड स्कूल बैग भी साथ में होता था। तो वो नॉर्मल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना तो डिफिकल्ट हो जाता था उनके लिए,
क्योंकि एक छोटा बच्चा कैसे संभालेगा इतनी सारी चीज़ें। आई एम अज्यूमिंग 9-10 साल के होंगे उस टाइम पे वो। हाँ ऐसे ही थे। तो उस टाइम पे फिर वो लगेज कंपार्टमेंट में जाते थे एंड वो बताते हैं वहाँ पे जितने सब्जी वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, वो सब भी वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते थे। तो एक स्टार्टिंग में ही लाइक ही केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड वो स्टार्टिंग का स्ट्रगल से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार एक काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ उन्होंने स्टार्ट करी। हार्डशिप से एक्सपोजर आपको बहुत ही यंग एज पे मिल गया था एंड वो मैनेज करना आप स्टार्टिंग से सीख गए थे। दैट वाज अ गुड थिंग। बट उसके चलते फिर वो अपनी स्कूल की अकेडमी से खेलना स्टार्ट करते हैं एंड वहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब उनको एक स्कूल मैच बहुत बड़े जाने माने जो हमारे कोच हैं रमाकांत आचरेकर सर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनका एक मैच देखने आते हैं एंड वहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा। उनसे कहते हैं कि आप हमारी एकेडमी में आकर ट्रायल्स दीजिए क्योंकि कुछ तो है इस बच्चे के अंदर। एंड फिर वो उनके पापा के साथ जाते हैं आचरेकर सर की एकेडमी में ट्रायल्स देने के लिए एंड वहाँ पे स्टार्टिंग से ही इंस्टेंटली आचरेकर सर को समझ में आ गया था कि ये बड़ा टैलेंट बन सकता है एंड वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। एंड सो तुरंत उनका सिलेक्शन हो गया था एंड इसके चलते हुए वो कामत मेमोरियल क्रिकेट क्लब, जो कि आप सबने जानते होंगे शिवाजी पार्क में जो होता था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की स्टोरी इतने सारे लोगों ने फॉलो करी है तो उसके चलते ये नाम भी बहुत फेमस हो गया है। एंड विनोद कामली बताते हैं कि जब उन्होंने अकेडमी में जाना स्टार्ट कर दिया था उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा गोरा घुंघराले बाल वाला वो भी वहाँ पे आया था एंड वो अपने भाई के साथ आया था ट्रायल्स देने के लिए। एंड पहले दिन जब ट्रायल्स हुए उनके, उसके बाद आचरेकर सर ने कहा इसको हटा दो, रिजेक्ट कर दिया था, नहीं हो पाएगा। एंड विनोद कामली ये भी कहते हैं कि आचरेकर सर थोड़े स्ट्रिक्ट से थे एंड उनका एकदम सिंपल फंडा था कि क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलना है, और अगर नहीं खेल सकते, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि पोटेंशियल नहीं होगा, तो फिर तुम पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। क्योंकि फिर वही है ना कि आप उसमें बैलेंस बना के रखो, फिर बाद में फायदा ना हो पाए तो ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। करेक्ट। तो स्टार्टिंग से ही था कि फिर आप पढ़ाई में चले जाओ। तो रिजेक्ट हो जाते हैं सचिन तेंदुलकर अपने पहले ट्रायल्स में एंड देन अगले दिन वो अपने बड़े भाई के साथ वापस आते हैं। उनके बड़े भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक और बार सर ट्रायल ले लीजिए इनका। एंड सेकेंड बार जब ट्रायल होता है तब सचिन तेंदुलकर अपना जो जादू होता है वो दिखाते हैं। पहली बार ऐसा बोलते हैं कि कॉन्शियस हो गए थे बहुत ज्यादा। हाँ, वो छोटे भी थे, परफॉर्म नहीं कर पाए थे। विनोद कामली से 1 साल छोटे थे सचिन तेंदुलकर, तो वो 10 साल के होंगे उस टाइम पे। तो वो वहाँ पे आते हैं एंड सेकेंड टाइम में उनका सिलेक्शन हो जाता है। एंड सो उस टाइम पे ये भी बाद में उन्हें पता चलता है विनोद कामली को कि दोनों एक्चुअली में सेम स्कूल में ही पढ़ते थे। शारदाश्रम विद्या मंदिर था उस स्कूल का नाम, जहाँ पे दोनों पढ़ते थे। एंड राइट अबाउट दिस टाइम इंडिया 83 का वर्ल्ड कप जीती थी। तो क्रिकेट का फीवर ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा था कंट्री के अंदर, बढ़ रहा था। और ये जितने भी बच्चे थे जो लोग क्रिकेट खेल रहे थे उन सबका फिर वो एक प्रॉब्लम आप कैसे तो दिमाग में आया कि यार हमें भी एक टाइम रेफरेंस पॉइंट बन गया था। आगे जाके हम भी आगे जाके एक वर्ल्ड कप जीत पॉपुलर कल्चर में आपको एक मतलब बेसिकली एक पॉइंट बन गया था कि इन लोगों ने पहली बार हमारी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जीता है, तो आप इन लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हो। एंड फिर जो नई जनरेशन होती है उसमें एकदम से कई सारे लोगों में वो इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो वही हम लोग को सचिन तेंदुलकर और विनोद कामली की जनरेशन से देखने को मिल रहा था उस टाइम पे। एंड सो ये दोनों प्लेयर्स जो कि आगे चल के बहुत बड़े सितारे बनते हैं, ये स्कूल के लिए अपनी टीम से तो खेल ही रहे थे बट सेम अकेडमी भी जाने लग गए। एंड आचरेकर सर उस टाइम पे जो लोग जानते नहीं है बहुत ही ज्यादा जाने माने कोच थे। मतलब उन्होंने काफी सारे प्लेयर्स लाइक प्रवीण आमरे, अजीत अगरकर, रमेश पवार, देन आगे जाके विनोद कामली, सचिन तेंदुलकर, इन सारे प्लेयर्स को इंडियन टीम में खिलवाया था। सो एक कोच जो कि 8-9 इंडियन प्लेयर्स निकाल चुका अपने अंडर, वो नेचुरली काफी रिस्पेक्टेड फिगर होंगे पूरे मुंबई क्रिकेट के अंदर। एंड सो ऐसे वो लोग क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे इनकी ग्रोथ और हुई एंड धीरे धीरे करके इनका अपने देश के अंदर एटलीस्ट नाम बढ़ना स्टार्ट हुआ। सचिन और विनोद कामली दोनों मुंबई में खेलते थे। एंड सो मुंबई में एज वी ऑल नो क्रिकेट कल्चर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। 1983 का वर्ल्ड कप हो चुका था। 1987 का वर्ल्ड कप जब आया था तो वो इंडिया होस्ट कर रही थी अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एंड जो सेमीफाइनल था वो वानखेड़े स्टेडियम में होना था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड से हट के कहीं वर्ल्ड कप देश के दुनिया में कहीं और पे हो रहा है। एंड जो सेमीफाइनल था वो वानखेड़े में होना था। इट वाज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। एंड सो कोइंसिडेंटली विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर वहाँ पे एज बॉल बॉयज जाते हैं कि फील्ड के बाहर आप खड़े रहिएगा, बॉल वहाँ पे आइए तो आप दे दीजिएगा। एंड उस टाइम पे वो इंडिया को अपने सामने हारते हुए देखते हैं। तो इट वाज अ हार्ट ब्रेक फॉर देम। एंड उस टाइम पे इन दोनों खिलाड़ियों ने ठान लिया था कि बाय द टाइम द नेक्स्ट वर्ल्ड कप हैपेंस इन 1992 हम लोग उस वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो एक सपना वो वहाँ से इन लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया था। एंड 1987 में ये चीज़ हुई थी। एंड अगले साल ही फरवरी में 1988
वहां पे हमें वो बहुत फेमस पार्टनरशिप देखने को मिलती है तेंदुलकर और विनोद कांबली की, जब हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में ये दोनों खेल रहे थे अपने स्कूल की तरफ से, एंड 664 रन की लोग पार्टनरशिप बनाते हैं, अनब्रोकन पार्टनरशिप। या एंड उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अभी भी नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई थिंक अब शायद टूट चुका है, उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये। तेंदुलकर के 326 नॉट आउट थे एंड कामली 349 रन पे नॉट आउट थे। एंड इसके पीछे की फनी स्टोरी ये है कि ब्रेक हुआ था उस टाइम पे मैच में, एंड इन दोनों ने कॉल मिलाया चरेकर सर को, कहा कि सर हमने इतने रन बना दिए हैं। उनने कहा अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया फिर तुमने? तो सचिन कैप्टन था उस टाइम पे, सचिन ने बोला कि अरे विनोद कांबली को एक और रन चाहिए 350 के लिए, तो उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, तुरंत जाके डिक्लेयर करो, मैच जीतना भी तो है। एंड सो उसकी वजह से अल्टीमेटली इन्हें डिक्लेयर करना पड़ गया, एंड विनोद कांबली 349 पे नॉट आउट रहे। इस मैच से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। जैसे विनोद कांबली कहते हैं कि भाई 644 रन की पार्टनरशिप हो गई, तो एंड में आके आचरेकर सर को थोड़ी दिमाग में आया कि अब डिक्लेयर करवाना है। वो तो बहुत टाइम से चल रहा था भाई, 200 रन की पार्टनरशिप भी हो गई तो आगे लीड जितनी चाहिए थी, करो डिक्लेयर। तो विनोद कांबली बताते हैं कि जब भी ऐसा होता था तो कोई बच्चा पवेलियन से दौड़ के आता था ब्रेक के टाइम पे, ड्रिंक्स ब्रेक होता था तो कॉल लेकर, तो तेंदुलकर भगा दिया करता था कि अभी मजा आ रहा है बैटिंग करने में, भी करने दो, कोई बहाना दे दो। अच्छा, कामली ये भी कहते हैं कि हमारा ये प्लान था कि हम लोग 500 ईच करें। हाँ, तो हजार रन की बनाए। तो वो कहते हैं कि जब इनिशियली बैटिंग करने के लिए आए थे हम लोग तो नेचुरली थोड़े से जिटर्स थे, थोड़ा सा वो टेंशन थी, बट जैसे हम लोग सेट होने लगे इतनी अच्छी रिदम बन गई, फिर हम लोग गाने वाने भी गा रहे हैं। एक बहुत, आई एम नॉट श्योर ये चीज़ वेरीफाइड है कि नहीं है, ये मैंने अभी एकदम से मुझे वो याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था ये। दिस ऑल्सो डिफाइंस विनोद कांबली's कैरेक्टर इन अ बिग वे। कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि इस पारी के दौरान, या फिर शायद वो कोई और पारी थी, जब भी ब्रेक होता था बीच में, तो एक ब्रेक ऐसा हुआ था जिसमें विनोद कांबली पतंग उड़ाने लग गए थे मैच के बीच में। यही वाला मैच है मेरे ख्याल से, शायद ही है। मतलब मैच चल रहा है, बीच में ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है या कुछ, मतलब नॉर्मल सा एक ब्रेक चल रहा है, एंड आप बीच में पतंग उड़ा रहे हो। अच्छा, उसका वो भी सीन कुछ ऐसा, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कामली ने। आई एम नॉट श्योर भाई कि शायद इस मैच का था या नहीं था, बट उन्होंने कहा कि वो पतंग कोई और उड़ा रहा था एंड वो बीच में आ गई थी उड़ते उड़ते मैच के, और वो जो धागा था वो उनको थोड़ा परेशानी हो रही थी बॉल स्पॉट करने में। बॉलर भी है सामने, धागा भी उनके सामने आ रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने, आई थिंक विनोद कांबली का मैंने इंटरव्यू देखा था, बट उन्होंने एकदम अच्छे से फ्रेम नहीं की वो चीज़, इसलिए मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि पतंग उड़ते उड़ते मैच के बीच में आ गई पिच के सामने, और उन्हें धागा भी दिख रहा है उसका, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बट उन्होंने कहा कि मुझे वो धागा दिखा और फिर मैंने धागा पतंग हटाई उसको करके, तो सर को लगा पतंग उड़ा रहा है। एंड आचरेकर सर उस टाइम पे ऐसा करते थे कि जो भी मैच में होता था वो सब लिख लेते थे एक किताब में, और फिर जब मैच कंप्लीट होता था तब सुनाते थे, एग्जैक्टली डिस्कस करते थे। तो उन्होंने वो चीज़ लिख ली, और फिर बाद में जब मैच खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने एक बच्चे से कहा पढ़ के सुनाओ क्या है, तो उसमें लिखा था कामली पतंग उड़ा रहा था मैच के बीच में, तो उसके उन्होंने थप्पड़ मार दिया तुरंत। तो फिर विनोद कांबली इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और तो ज़्यादा डर गए थे उस टाइम पे, क्यों एक्सप्लेन कर नहीं पाए एग्जैक्टली क्यों कर रहे थे, बट कुछ ऐसी सॉर्ट ऑफ स्टोरी हुई थी उसके। मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा आइकॉनिक पार्टनरशिप है। उसका जूनियर लेवल पे अगर हम लोग क्रिकेट की बातें करें तो उस टाइम पे वो रिकॉर्ड था। एंड वन सेकेंड आप सोचो कि स्कूल लेवल पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है और 2 बच्चों ने इतने रन मार दिए, तो क्या बड़ी बात है, लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं इसकी। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्राउंड लेवल क्रिकेट इन मुंबई। इनफैक्ट अगर हम स्कूल क्रिकेट की बातें करें, आई थिंक मुंबई वन ऑफ द पायनियर्स रहा है हमारे कंट्री में। मैं खुद भी हैविंग बीन गॉन थ्रू द ग्राइंड, दिल्ली एनसीआर में तो कुछ भी नहीं है, कोई आस पास भी नहीं है, कोई वेटेज ही नहीं है उस चीज़ की। प्लस नो वन केयर्स, मतलब ना ऐसे कुछ कवरेज होती है उसकी, ना अगर होगा भी तो शायद निकल के भी नहीं आएगा। आई थिंक शायद मुंबई में भी कम हुआ है पहले से, क्योंकि अब अलग एवेन्यूज खुल गए ज़्यादा, बट फिर भी इट इज़ माइल्स अहेड ऑफ एवरी अदर सिटी इन इंडिया। मतलब उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती थी, एंड बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी आके देखा करते थे ऐसे टूर्नामेंट्स को। सचिन तेंदुलकर का नाम और इवन विनोद कांबली, ये दोनों वर्ल्ड स्टेज पे या फिर एटलीस्ट इंडियन क्रिकेट में लोगों की नज़रों में कब आए, इसी पार्टनरशिप की वजह से हैं। विनोद कांबली आज तक कहते हैं कि ये पार्टनरशिप ही वो पार्टनरशिप है जो हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके वजह से शायद हमारा करियर बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गया। अगर हम लोग को डेब्यू 20 साल की उम्र में करना होता, शायद हमने 15-16 साल की उम्र में डेब्यू कर दिया, थैंक्स टू दिस इनिंग्स। तो ये बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप थी उस टाइम। प्लस एज यू सेड कि पूरी कंट्री का ध्यान फिर इन 2 खिलाड़ियों पर चला गया एकदम से कि ये कौन है भाई, इतने इतने रन कैसे मार दिया, स्कूल में मारे बट इतने ज़्यादा रन कैसे मार दिए। एंड सो उसके बाद पूरी कंट्री की अटेंशन इनके ऊपर थी।
एंड इतना ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गया इनका पूरा करियर कि अगले साल ही सचिन ने रणजी में भी डेब्यू कर दिया था अपना। एंड देन उसके बाद ही लेटर दैट ईयर फिर वो इंडिया के लिए भी खेल गए 16 साल की उम्र के अंदर 1989 या। एंड अपना विनोद कामली का उस टाइम पे डेब्यू नहीं हो पाया था, बट ऑल्दो अगले साल तक आते आते वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलने लग गए थे। एंड फर्स्ट क्लास करियर जो था उनका, जो स्टार्ट हुआ था, उनने पहली बॉल पे ही छक्का मारा था, तो ही स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंग। एंड उसके बाद ही डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस देते देते सचिन तेंदुलकर तो धीरे धीरे अगले 2-3 साल में इतना बड़ा नाम बन गए थे कि उनकी तो बात होती थी। बट विनोद कामली ने भी डोमेस्टिक में ग्राइंड करते करते फाइनली 1991 में इंडिया की तरफ से ओडीआईज में डेब्यू करा था। एंड उसके पीछे भी एक फनी स्टोरी है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट था वो, शारजा में था मैच, बट उसमें उनकी बैटिंग नहीं आ पाई थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली वो मैच जीत गई थी। करेक्ट। तो उसके चलते उनकी बैटिंग नहीं आ पाई, बट एटलीस्ट वहाँ से उनका डेब्यू स्टार्ट हो गया था। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट आएगा कि जब लोग कहते हैं कि विनोद कामली ज़्यादा गिफ्टेड रहे सचिन से, तो उनका डेब्यू 2 साल बाद में क्यों हुआ है? हाँ। सचिन का डेब्यू पहले क्यों हुआ है? या ये एक सोचने वाला पॉइंट है। आई वुड एनकरेज कि लिसनर्स सोचे, हम लोग पॉडकास्ट के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, वैसे उसके बाद कर सकते हैं। एंड इसके बाद एज आई सेड कि ये लोग इंडिया के लिए खेलने लग गए थे। एंड नेचुरली 1991 में इनका डेब्यू हुआ था। इनका सपना था हमें 1992 के वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। एंड आते ही विनोद कामली ने इंडिया की तरफ से ओडीआईज में अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी स्टार्ट कर दी थी। एक वो डिफाइनिंग नॉक रह रही थी उनके अभी तक, एक वो 100 नहीं आई थी पूरी, बट गुड इनफ टू बी इन द टीम। हाँ, एक मेन स्टे बन चुके थे वो मिडिल ऑर्डर के अंदर, जैसे सचिन तेंदुलकर भी टीम के अंदर आ चुके थे। एंड सो 1992 का जो वर्ल्ड कप था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने को होस्ट करा था, उसमें इनका सपना पूरा होता है और ये दोनों खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो वो वर्ल्ड कप इंडिया का बहुत कुछ खास नहीं जाता, वो 7th फिनिश करती है। उस टाइम पे बाय द वे राउंड रॉबिन फॉर्मेट था उसमें। उसके बाद वापस बहुत टाइम दोबारा उसके बाद वापस ग्रुप स्टेज वाला पूरा हो गया था, बट उस टाइम पे राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता था। एंड कुछ ऐसा था कि 8-9 टीम थी उसके अंदर। इंडिया फिनिश 7th करती है। अब भी 10 ही हैं। हाँ, अब 10 ही हैं। उस टाइम पे इंडिया 7th फिनिश करती है और बाहर हो जाते हैं वो लोग। एंड विनोद कामली का भी टूर्नामेंट बहुत कुछ खास नहीं जाता। 5 मैचेस में वो सिर्फ 29 रन मार पाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड सचिन तेंदुलकर आते ही इतना ज्यादा तगड़ा खेल रहे थे, वो 283 रन मारते हैं। इंडिया के सेकंड टॉप स्कोरर थे बिहाइंड अजरुद्दीन। ऑल्दो वही ना कि तब तक वो ऑलरेडी 3 साल खेल चुके थे। हाँ, और इनका भी अभी डेब्यू। एंड काफी मतलब हर जगह 100 मार के आ रहे थे वो। सेना कंट्रीज की बात करें अगर हम लोग, ऑस्ट्रेलिया में 100, पर्थ पे 100 मारी थी, इंग्लैंड में 100 थी, आई थिंक साउथ अफ्रीका में भी 100 थी शायद। तो अगर आप मतलब उस टाइम पे सचिन कितने 19 साल के होंगे मेरे ख्याल से। 19 साल की उम्र में अभी हम लोग क्रिकेटर्स की बातें कर रहे हैं, 25-26 में उनका अभी वो मार्क बनना शुरू हो रहा है। 19 साल में आप पूरे कंट्री पे अपनी छाप छोड़ चुके हो, पूरे वर्ल्ड पे छाप छोड़ चुके हो रादर। तो सचिन से कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर भी था। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब इसका पूरा पॉइंट है। काफी लोग ऐसा सोच रहे हैं हम लोग सचिन की इतनी बात ही हो रहा है विनोद कामली के पॉडकास्ट, वो इनएविटेबल है, सिनोनिमस होने वाला है। दोनों का करियर एकदम साथ में ये लोग बड़े हुए हैं, छोटे छोटे थे तब से साथ में खेलते हुए आ रहे हैं। एंड आगे जाके भी इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट दोनों के, उसके बाद भी इन दोनों का नाम इतना साथ में जोड़ा गया है। प्लस काफी लोग आजकल कॉन्ट्रोवर्शियल रीजंस की वजह से शायद इन दोनों को साथ में एसोसिएट करते होंगे, बट इनकी जो दोस्ती थी बहुत गहरी थी और बहुत टाइम से चलती हुई आ रही थी। दैट इज वाई प्रॉब्ली आगे जाके इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई भी है। बट यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे विनोद कामली रोज टू स्टारडम एंड कैसे आगे चल के वो एक बड़े खिलाड़ी बन गए, एक बड़े सितारे बन गए। यहाँ से मतलब आपको लगेगा कि अच्छा इसलिए शायद बोलते थे लोग कि ये सचिन से भी ज्यादा टैलेंटेड है, वो आपको दिखना शुरू होगा। 1992 का वर्ल्ड कप खत्म होता है एंड 1993 आता है, एंड दैट वाज द स्पेशल ईयर, द डिफाइनिंग ईयर फॉर विनोद कामली, क्योंकि यहाँ पे फाइनली उनकी 10 इनिंग्स के बाद, ओडीआई इनिंग्स के बाद फाइनली उनकी 100 आती है अगेंस्ट इंग्लैंड एट जयपुर। एंड फाइनली मैं वही कह रहा था, एक डिफाइनिंग नॉक रह रही थी, वो फाइनली ओडीआईज में उनकी 1993 में आ चुकी थी। एंड एक स्पेशल ईयर ये इसलिए भी था क्योंकि फाइनली उन्हें टेस्ट मैचेस में भी मौका दिया जाता है। अगेंस्ट इंग्लैंड ही उन्हें मौका दिया जाता है। एंड टेस्ट मैचेस में आते आते जैसे ओडीआई में उनका एक डिसेंट रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ था, टेस्ट में आते ही उन्होंने सबको पीछे पछाड़ दिया था। टॉप स्टार्ट राइट फ्रॉम द गेट गो। इंग्लैंड वाले टूर में उन्हें मौका मिलता है एंड बाय द टाइम हिज सेकंड टेस्ट मैच गेम, जो कि उस टूर का लास्ट मैच था, उसमें वो 224 बनाते हैं और उसी के चलते इंडिया जो है वो सीरीज 3-0 जीत जाती है। बट 224 अगर आप अपने सेकंड टेस्ट मैच में बना दे रहे हो, सचिन तेंदुलकर ऑलमोस्ट एक डेकेड लगा था शायद उन्हें अपनी 200 बनाने के लिए टेस्ट मैच के अंदर। अच्छा। एंड विनोद कामली ने आके अपने दूसरे मैच के अंदर ही मार दिया। जिस तरीके से ही वॉज क्वाइट फेमस फॉर स्ट्रोक प्ले एंड स्पिनर्स को वो कैसे डील करते थे, ऐसा अभी तक लोग कहते हैं कि प्रॉब्ली स्पिनर्स को वो सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा अच्छा खेलते थे। कई लोग ब्रायन लारा से भी कंपैरिजन करते हैं कि मतलब जिस तरीके का फ्लेयर था
जिस तरीके की एबिलिटी थी गैप्स ढूंढने की, परहैप्स ही वाज राइट अप देयर। प्लस दोनों लेफ्टीज भी थे, फ्लैम्बॉयंसी दोनों बहुत हाँ, ज्यादा। प्लस मतलब वही उनका खेलने का तरीका अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि कामली का खेलने का तरीका शायद थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग है। उसमें ज्यादा वो चौके छक्के वाले Swagger देखने को मिलता था। हाँ, ज्यादा स्वैगर था देखने में। एंड सो इसलिए ही 224 का एकदम से उन्हें राइज मिलता है। एंड अगले 5 और टेस्ट मैचेस में वो एक 200 और मारते हैं, दैट वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, एंड फिर एक सेंचुरी और मारते हैं अगेंस्ट श्रीलंका। तो स्टार्टिंग के ही 7-8 टेस्ट मैचेस में आपने इतने ज्यादा रन मार दिए थे कि आपका नेचुरली नाम इतना ऊपर आना ही आना था। 1000 रन क्रॉस कर दिए थे ना। ही वॉज द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 1000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। उन्हें सिर्फ 7 मैचेस लगे थे, 100 कह रहा हूँ, 14 टेस्ट इनिंग्स उन्हें लगी थी 1000 रन मारने। आज तक ये रिकॉर्ड है, और क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद 5वें या 6ठे नंबर पर ही आते हैं। 4 और हैं, उसमें से डॉम ब्रैडमैन है। तो मतलब टॉप 5 टॉप 6 में आप ऑल टाइम पे हो फास्टेस्ट टू 1000 रन के टेस्ट मैचेस में, जो कि सबसे मुश्किल फॉर्मेट होता है। तो अगर आप इतना अच्छा स्टार्ट कर रहे हो, अब चाहे मैचेस घर पे हो बाहर के हो वो डिबेट में नहीं पड़ेंगे, बट कोई भी और आज तक हिस्ट्री में नहीं कर पाया है। सचिन, विराट, सुनील गावस्कर, इतने सारे ग्रेट्स रहे हैं, नोबडी कुड कम क्लोज। तो क्लियरली अब जब आप ये सब चीज़ें सुनोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा शायद इसलिए लोग सोचते थे, या फिर हाइंडसाइट बोलते हैं कि विनोद कामली वॉज द मोर टैलेंटेड गाय व्हेन कंपेयर टू सचिन। एंड इसलिए ना मतलब अगर आती आपने इतने ज्यादा रन मार दिए तो आपके स्टार्टिंग के स्टैट्स बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेट होंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इनके करियर को देखे भी तो अगर उन्होंने स्टार्टिंग से ही टेस्ट एटलीस्ट टेस्ट फॉर्मेट में इतना ज्यादा तगड़ा राइज ले लिया इनिशियली, तो समटाइम्स दैट कैन ऑल्सो बी अ बिट बैड फॉर योर करियर। अगर आपने इनिशियली बार इतना ज्यादा हाई सेट कर दिया ना, उसके बाद अगर आपके रन नहीं आएंगे थोड़े भी, तो फिर लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि अरे ये तो शायद 2-3 मैच के लिए ही वाज अ वंडर। हो सकता है, पर अगर आप मतलब 1000 रन मार रहे हो, जैसे पृथ्वी शॉ का क्या है कि एक ही सीरीज खेला था वो कायदे से, उसके बाद से इंजरी होनी शुरू हो गई, फिर वो न्यूजीलैंड में थोड़ा बहुत खेले थे, वरना कुछ है ही नहीं, मतलब हार्डली गिनती के 5-6 टेस्ट मैच खेले। इस इंसान ने 60 टेस्ट मैच खेल के 1000 रन बना दिए। he has given far more database and he is a far bigger figure in Indian cricket, अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली भी बातें करें तो डेफिनेटली मतलब ऐसा नहीं था कि एक फ्लूक है कि आपने एक सीरीज में रन मार दिए फिर आप एकदम से गायब हो गए, जैसे कि काइंड ऑफ आप पृथ्वी शॉ के लिए कह सकते हो। यहाँ पे हम लोग को वो दिख रहा था, ऑल्दो इसके बाद जो चीज़ें आनी थी वो एक ऐसा एलिमेंट था, वो एक ऐसी साइड थी विनोद कामली की जो एकदम ही अनएक्सप्लोर्ड थी, और जब वो एक्सप्लोर हुई तो फिर वो पत्ते खुल गए सारे, वो वाली बात कह सकते हो। एंड सो 8 टेस्ट मैचेस के बाद विनोद कामली टेस्ट क्रिकेट में 113 की एवरेज रख रहे थे। भाई मतलब बताओ, दिस इज जेन्युइनली देखो 8 टेस्ट मैचेस तक 113 की एवरेज मेंटेन करना इज नो जोक। हाँ, मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस हिट कर जाता है 8 टेस्ट मैचेस में। 8 टेस्ट मैच मतलब 16 इनिंग्स, अब 113 का एवरेज मेंटेन कर रहे हो, ये एबनॉर्मल है ये, राइट। मतलब यू हैव एवरी राइट टू से कि ये बहुत टैलेंटेड बंदा है फिर। एंड सो इसके चलते ही सारे जो पंडित्स भी थे उस टाइम पे क्रिकेट के, वो सब लोग वही ब्रायन लारा से कंपेयर करने लग गए थे। ये लोग कहने लगे थे कि शायद ये प्रॉब्ली द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन एवर हैं, आदि इन लोगों ने इतने सारे रन बना दिए। एंड सो इंस्टेंटली ही बिकेम अ मेन स्टे। मिडिल ऑर्डर में तो उनकी जगह पक्की हो गई थी कि ये बंदा तो खेलेगा ही खेलेगा। एंड इतने रन बना दिए तो एक जो दूसरी साइड ऑफ क्रिकेट होती है वो ब्रांड्स होती हैं, सारी ब्रांड्स अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। विनोद कामली इतनी छोटी उम्र में ही काफी सारे एड्स मारने लग गए, टीवी में दिखने लग गए। सो एक वो जो बिजनेस साइड ऑफ क्रिकेट होता है जो कि इट इज परहैप्स इक्वली इम्पोर्टेंट, उसमें भी विनोद कामली को राइज मिलने लग गया एंड लोग एक्नॉलेज करने लग गए उनके टैलेंट को। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनकी उम्र क्या होगी, 20-21 साल? 1993 में ना, हाँ 21 साल। 21 साल की उम्र, मतलब कुछ भी नहीं है अभी। बेसिकली आदमी करियर स्टार्ट आउट ही कर रहा है, एंड तब उनको इतना सारा सक्सेस और फेम देखने को मिल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर इतनी परफॉर्मेंस करोगे आप तो राइटफुली मिलना भी चाहिए, एंड वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वंस अगेन इट इज़ द परसेप्शन एंड द वे यू ट्रीट इट। सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत ही महान चीज़ कही थी कि जब उन्होंने पेप्सी की वो $multi-million डील साइन करी थी, तो लोगों ने कुछ क्वेश्चन उठाए थे कि पैसों पे दिमाग है, बट उनका पर्सपेक्टिव ये था कि मैंने ये साइन कर दिया, मेरे पैसे टेकन केयर ऑफ हैं, अब मैं फुल्ली फोकस अपना क्रिकेट पे कर सकता हूँ। तो आदमी का देखने का तरीका वैसा भी होता है, और कुछ लोगों का तरीका एकदम उल्टा भी होता है कि फिर वो पैसों में ही फंस जाते हैं। बट राइट नाउ जो अभी हो रहा है, देखो हम लोग स्टोरी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो चीज़ें हो रही विनोद कामली के साथ एकदम सही चल रहा है, एंड सही तरीके से ट्रीट भी हो रहा है वो।
अभी तक कोई इशू नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी तक। या एंड 1994 में अगले साल उनका एक बहुत ही प्रॉब्लम आप कह सकते हो हाईलाइट ऑफ हिज करियर भी आप कह सकते हो, उस टाइम पे टूर्नामेंट होता था ऑस्ट्रेल एशिया कप करके, ये मैं पहले जानता नहीं था। ऑस्ट्रेल एशिया कप भी है, ऑस्ट्रेल एशिया नहीं ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, अच्छा एशिया कप प्लस ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलेशिया। हाँ, सो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और अपनी ऑस्ट्रेलिया खेलते थे एंड एक 6 टीम वो लोग इन्वाइट करते थे। समटाइम्स बांग्लादेश आती थी, समटाइम्स यूएई आती थी, यानी ये 3 ही बार हुआ था अल्टीमेटली। तो ये मेरे को पता नहीं था कि ऐसे टाइप की भी पहले टूर्नामेंट होते थे, बट यहाँ पे 1994 में जब ऑस्ट्रेलेशिया कप हुआ था उस टाइम पे बांग्लादेश को इन्वाइट, यूएई को इन्वाइट करा गया था एंड कामली ने वार्नर के अगेंस्ट, वार्नर कह रहा हूँ, शेन वॉर्न के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल था वो, उसमें उन्होंने 22 रन मारे थे एक ओवर में एंड उसकी भी वो स्टोरी बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार छक्का मारा पहली बॉल पे तो शेन वॉर्न ने आके उन्हें गाली दी कुछ और फिर वो हंसने लग गए क्योंकि वो दोस्त थे अपेरेंटली, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं सीरियसली उसको, बट उसके बाद उन्होंने सोचा अब तो इसको मारूंगा ही मारूंगा। नहीं, और वो भी है ना कि जैसे सचिन तेंदुलकर का तो नाम सिनोनिमस ही है वॉर्न के साथ, कि जब वो इंडिया आए थे तो जिस तरीके से पिटाई सचिन ने करी है उन्होंने स्पेशली प्रिपेयर करा था उसके लिए, एंड वॉर्न कभी भी कुड नेवर गेट द बेटर आउट ऑफ सचिन तेंदुलकर थ्रू आउट हिज करियर। तो सचिन तेंदुलकर का तो नाम है ही, साथ ही साथ जिन लोगों को थोड़ा और पता है तो सिद्धू ने भी वो चीज़ करके दिखाई थी, बट ये और कम लोगों को पता है कि विनोद कामली ने भी वो चीज़ की, वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिन्होंने डिसमेंटल करा था शेन वॉर्न को उस तरह से। उस टाइम पे 20-25 रन एक ओवर में मारना बहुत बड़ी बात थी भाई। सिद्धू ने भी 20 रन से ऊपर मारे थे उनको एक ओवर में, बट लोगों को यही नहीं पता कि विनोद कामली ने उनसे पहले ये चीज़ करी थी। सो वो प्रॉब्लम एक हाईलाइट आप कह सकते हो उनके करियर का, क्योंकि काफ़ी लोग ये इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं कि अच्छा इन्होंने शेन वॉर्न को नहीं, एंड ये कोई डाउट है ही नहीं इस बात पे कि विनोद कामली एंड तक भी स्पिन के तो अच्छे खिलाड़ी थे ही। हाँ, मेन इश्यूज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उनके क्या आए हैं बैटिंग में टेक्निकली अगर हम बात करें तो, बट स्पिन के खिलाड़ी तो बहुत ही अव्वल दर्जे के रहे हैं एंड कोई शक ही नहीं है कि इसीलिए कई लोग कहते थे कि परहैप्स ये सचिन से बेटर स्पिन भी खेलते हैं। ये भी काफी लोग हैं, मैंने इंटरव्यूज सुने तो उस टाइम के तो लोग कहते थे। प्लस आई थिंक जिस तरीके से शेन वॉर्न को अगर आपने इतने रन मार दिए तो ऑल्दो इसके बाद वो आउट भी हो गए थे काफी जल्दी, ज्यादा रन नहीं बना पाए, अल्टीमेटली इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया कप में रन था वो भी गंदा एंड होता है क्योंकि पाकिस्तान से लोग फाइनल हार जाते हैं। बट वही है कि स्पिन में एटलीस्ट जिस तरीके से वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से खेल रहे थे, कोई क्वेश्चन ही नहीं था भाई, स्पिन एबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं था उनकी कभी भी। बट हम यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे थिंग्स टेक अ डार्क टर्न एंड उनका करियर जो कि अभी एकदम ही ऊपर जा रहा है। अभी 1-1.5 साल हुआ है सिर्फ। हाँ, 1993 है, 1994 ही आ गया अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया कप में, और 1994 से ही उनका डाउनफॉल भी धीरे धीरे स्टार्ट होता है। 1994 में वेस्ट इंडीज इंडिया आती है टूर के लिए एंड वहाँ पे विनोद कामली का प्रॉब्ली दैट सीरीज वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ओडीआईज होते हैं पहले एंड वो इंडिया 4-1 जीत जाती है सीरीज, बट वहाँ पे विनोद कामली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते एंड वहाँ पे उनकी वो शॉर्ट बॉल वाली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एंड उसी को ही और ज़्यादा गंदी तरीके से एक्सपोज करती है वेस्ट इंडीज इन द टेस्ट सीरीज जो कि 1-1 होती है अल्टीमेटली। बट वहाँ पे विनोद कामली का बहुत ही ज़्यादा गंदी सीरीज गई थी, 3 टेस्ट मैचेस मतलब 6 इनिंग्स में से 3 बार वो 0 पे आउट हो गए। इतनी ज्यादा गंदी उनकी पूरी सीरीज, मतलब पूरा वो गड्ढा बन गया था कि अब ये शॉर्ट बॉल पर ही आउट होंगे एंड वो मतलब इतना ज्यादा गंदी तरीके से एक्सपोज हुए थे कि उसके बाद आगे चलते चलते जितनी भी सीरीज आई, जितने भी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेल रहे थे, उन लोगों के दिमाग में बैठ गया था ये कि अच्छा इसको आउट करना है, स्पिन तो बहुत अच्छी खेलता है बट अगर इसको शॉर्ट बॉल मार दो तो फिर ये आउट होगा ही होगा। काइंड ऑफ हमने ये चीज बीच में रायना के साथ होते हुए देखी थी। अच्छा, मेन बात इसमें क्या है कि, और ये बात आप लोग को भी सोच के लगेगा कि ठीक है प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, हर बैटर की प्रॉब्लम होती है। प्लस 22 साल के भैया, 22 साल के में तो 15 साल और क्रिकेट खेलनी है, तो वो आदमी सही क्यों नहीं कर रहा उस चीज को। अब वो भी सोचने वाली बात है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड। बट ये चीज हमें पहली बार एक्सपोज होती है, ये एक ऐसा साइड ऑफ द गेम था विनोद कामली का जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था। जैसे ही वर्ल्ड क्रिकेट ने ये चीज आइडेंटिफाई करी, अब सारी कंट्रीज कूद गई ये सेम चीज एक्सप्लॉइट करने में। क्या विनोद कामली का वर्क एथिक उस लेवल का था कि वो उस चीज को काउंटर कर पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सचिन भी परफेक्ट थे, ओवर द इयर्स उनके भी कई बार टेक्निकल चीज़ें एक्सप्लॉइट करी गई हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आज जो पॉपुलर है वो कवर ड्राइव वाला जो था, जब 241 उन्होंने नॉट आउट मारे थे अपना, मेरे ख्याल सिडनी में खेला था मैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो
हर एक महान प्लेयर के साथ ऐसा होता है, दे आर नेवर परफेक्ट टेक्निकली, बट वो कितनी जल्दी ओवरकम करते हैं उस चीज़ को। जैसे अभी विराट कोहली को क्यों लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने ओवरकम कर लिया था एक बहुत ही बड़े फेज में अपने करियर के, जब आपने पर्पल पैच में थे, बट अब दोबारा आप आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल पे आउट हो रहे हो। तो विनोद काम्बली को जैसे वो पहली बार आइडेंटिफाई करा ना, उसके बाद से वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। मेन इशू ही वही पे आ रहा है। प्लस आई थिंक वही ना कि अगर इतनी गंदी तरीके से एक्सपोज हो गए कि सारी अपोनेंट्स, सारे बॉलर्स ही वो चीज़ अपना रहे हैं आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको जो मौका मिलना था अपने आप को इम्प्रूव करने का, वो ट्रेनिंग सेशंस में ही मिलना था। मैच में आते आते तो सब लोग को ही पता है कि इसको कैसा आउट करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। प्लस आई थिंक ऐसे मोमेंट्स में अलॉट मैटर्स कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है, मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, क्या वो उस लेवल पे है कि आप ओवरकम करने वाला एटीट्यूड रखते हो उस चीज़ को लेके। क्योंकि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये जो शॉर्ट बॉल वाली प्रॉब्लम रही है मोस्टली आई थिंक बहुत सारे इंडियंस के साथ रही है। इवन विराट कोहली अब कम हो गई है, बट पहले बहुत होती थी। विराट कोहली को भी 2015 वर्ल्ड कप में जैसे वो आउट हुआ था, लोग कहने लग गए थे शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता। एंड सचिन तेंदुलकर ने फिर बाद में अपर कट मारने स्टार्ट करे थे। तो सबके साथ ही प्रॉब्लम हुई है, बट सबने कहीं ना कहीं अपने गेम को इवॉल्व करा उस चीज़ को टैकल करने के लिए। बट क्या विनोद काम्बली आगे चल के वो चीज़ कर पाते हैं, वो हम लोग जानेंगे आगे। बट एज आई सेड कि ये सीरीज वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद से विनोद काम्बली का करियर एकदम सी एटलीस्ट अगर नीचे नहीं जा रहा तो एकदम से रुक गया एक पॉइंट पे। एंड आगे हम लोग देखेंगे कैसे वो नीचे जाते हैं नहीं जाता। धीरे धीरे सारी टीम से अपनाने लग जाती है। एंड 1995 में उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि जहां उनके 8 मैचेस के बाद, टेस्ट मैचेस के बाद उनकी एवरेज 113 की थी। 17 टेस्ट मैचेस हो चुके थे टोटल में, विच मीन्स 9 और टेस्ट मैचेस, उसके बाद उनकी एवरेज 54 हो गई थी। 113 से 54 पे गिर गई थी उनकी एवरेज। एंड इसी कंटिन्यूअस बैड रन ऑफ फॉर्म की वजह से उन्हें अल्टीमेटली ड्रॉप करा जाता है। एक स्टार्ट है उनकी लास्ट 9 टेस्ट इनिंग्स जो थी, बाय द वे ड्रॉप करा जाता है मतलब इसके बाद वो आगे चल के कभी टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाते, ये खत्म हो गया। 1995 में उनका एकदम से अब टेस्ट करियर खत्म भी हो चुका है। उनकी लास्ट 9 टेस्ट इनिंग्स जो थी उसमें उन्होंने 138 रन मारे थे, सिर्फ 138 रन, 9 टेस्ट मैचेस, 14-15 की एवरेज होगी मैक्स। बहुत ही ज्यादा गंदा फॉर्म चल रहा था। बट आप कहीं ना कहीं तब भी यही सोचोगे कि क्या थोड़ा एक ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक बंदा जो इतना अच्छा खेल रहा था, अब एकदम से उनकी एक प्रॉब्लम एक्सपोज होती है, उसके चलते वो ड्रॉप भी हो जाते हैं टीम से, फॉर्म भी इतना गंदा हो जाता है, क्या वो वापस आ ही नहीं पाते क्या टीम के अंदर? नहीं, तो अब इसमें वही ना, बहुत 2-3 पहलू हैं इसमें। इसको भी 1 सेकेंड हम लोग एंड में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट मैं थोड़े से क्लूज देता रहता हूँ अभी। अगर एक बंदा इतना प्रॉमिस दिखा चुका है पहले 8 टेस्ट मैचेस में कि 113 की एवरेज है, 1000 रन क्रॉस कर चुके हो, तो अगले 8-9 मैचेस बुरे चली भी गए तो भी क्या हुआ भाई? हाँ। ऐसा नहीं कि आदमी को एकदम ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तो डेफिनेटली सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस तो नहीं थे, और भी कोई बात थी क्लियरली। सेकेंडली, विनोद काम्बली के अगर आप रीसेंट इंटरव्यूज देखेंगे, जब वो रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने कई बार कहा कि मेरा बेटा भी मेरे से पूछता है कि पापा आपकी एवरेज 54 के ऊपर की है, तो आप क्यों नहीं और टेस्ट मैचेस खेले? और मैं कहता हूँ कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं खेला। बट वही रियलिटी यही है ना कि स्टैट्स डोंट प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर। वो 54 की एवरेज आपकी है थैंक्स टू द फर्स्ट 8 मैचेस दैट यू प्लेड। उसके बाद जो आपका एकदम से अगले 9 मैचेस का रिकॉर्ड था, उसके चलते आपकी एवरेज आधी हो गई है। तो मतलब आपने वो अगले 9 मैचेस कितने बुरे खेले होंगे? 9 मैचेस कोड इजीली मीन 3 सीरीज। तो वैसे आप 3 सीरीज 1 साल के अंदर आराम से खेल लेते हो, विच इज आप देखोगे 1 साल के अंदर उनका करियर खत्म भी कर दिया गया। तो अगर आप इतनी जल्दी यहाँ से यहाँ गिर रहे हो, तो शायद आपकी परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम थी, बट उससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ऑफ फील्ड भी थी। ये डिट्टो सेम चीज़ हमने पृथ्वी शॉ के लिए भी कही एग्जैक्टली उसी पॉडकास्ट। क्योंकि ऐसा नहीं कि पृथ्वी शॉ भी सिर्फ 5-6 टेस्ट मैच खेलने के बाद जो बंदा डेस्टिन्ड था नेक्स्ट सेशन बनने के लिए, उसको एकदम से टीम से निकाल दिया जाएगा। आप बहुत ही नाइव हो ये सोचने के लिए कि नहीं यार ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकाला गया है। प्रॉब्लम ऑफ फील्ड ज़्यादा होती है इस मामले में। एंड काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो काइंड ऑफ फील फॉर द गाय। ही वाज जस्ट 22-23 ईयर्स ओल्ड एट टाइम। भाई अब तो यू फील इवन मोर, क्योंकि नाउ द मैन सीम्स टू रिकॉग्नाइज हिज फॉल्ट्स ऑल्सो। हाँ, अगर आदमी एक बार अपने गलती एक्सेप्ट कर लेना, फिर तो तुम क्या ही ग्रज रखोगे उसके अगेंस्ट। मेन तो बात है, हाँ पब्लिकली बोल रहे तो उसके बाद तो आपको लगता है कि भाई ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। बट एज आई सेड, टेस्ट टीम्स तो ड्रॉप होते हैं, बट 1995 का टाइम था वो। एंड उस टाइम पे वो ओडीआई टीम में तब भी थे। एंड उनकी नज़रें सिर्फ एक तरफ थी कि अगले साल 1996 का वर्ल्ड कप है, वो भी इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। तो उसको हमें देखना है कि वो कैसे जीत जाए, क्योंकि अगर वो जीत जाते तो एकदम से उनका करियर टेक ऑफ भी कर सकता है। सो उनकी जो आंखें थी वो 1996 वर्ल्ड कप पे थी। मूविंग ऑन, हम लोग 1996 वर्ल्ड कप पे ही आते हैं।
उस टाइम पे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट वापस चेंज हो चुका था। अभी तक राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता था, अब यहाँ पे ग्रुप स्टेज आ चुका था। 12 टीम्स ही 2-2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। फिर वही होना था, टॉप 4 क्वालिफाई करेंगी, क्वार्टर फाइनल होंगे, सेमीज होंगे एंड देन फाइनल्स होने वाले थे। इंडिया का जो ग्रुप था वो ही मतलब आप कह सकते हो उतना ज़्यादा ईजी नहीं था। वहाँ पे श्रीलंका उन्हें मिली थी, ऑस्ट्रेलिया मिली थी, वेस्ट इंडीज मिली थी एंड देन जिम्बाब्वे और केनिया। तो चलो श्रीलंका अगर आपको आसान लग रही है तो इस साल वर्ल्ड कप जीते थे और वो पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन थे। हाँ, बहुत तगड़ी टीम बहुत थी ही उस ज्यादा साल। अच्छी। जयसूर्या ने तो मतलब डिसमेंटल कर रखा था पूरे। हाँ, तो श्रीलंका काफी ज्यादा अच्छी टीम थी उस टाइम पे। ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता ही अच्छी होती है, तो क्वालिफाई कर तो जाते ही, बट थोड़ा डिफिकल्ट ग्रुप था। ये वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग है, इस ऊपर अलग से पॉडकास्ट बन सकता है। हाँ, बहुत मुझे बाद में इंटरेस्टिंग चीज लगी जब मैंने इसकी थोड़ी वीडियोस देखी इसके ऊपर। तो इंडिया अपने पूरे ग्रुप स्टेज में सिर्फ 2 टीम से हारती है, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, एंड सो 3rd प्लेस पे आती है वो और क्वालिफाई कर जाती है नॉकआउट स्टेजेस के लिए। अब नॉकआउट्स जब ग्रुप स्टेज पूरा खत्म होता है तो कामली का टूर्नामेंट कुछ खास जा नहीं रहा होता। उन्होंने 106 रन मारे थे जिम्बाब्वे में, जो कि ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था। ऑल्दो वो भी थोड़ी अंडररेटेड इनिंग्स थी, लोग कहेंगे जिम्बाब्वे थी, बट उस टाइम पे जिम्बाब्वे पहले तो इतनी वीक नहीं थी। सेकेंडली उस टाइम पे ऑल्सो इंडिया की जो सिचुएशन थी, कम रन्स पे उनके काफी विकेट्स गिर गए थे चेस करते हुए। उस टाइम पे उन्होंने 106 रन मारे थे, बट द फैक्ट इज कि बाकी जो 4 मैचेस बचे थे ग्रुप स्टेज के, उसमें उन्होंने 36 रन मारे थे टोटल में। 4 मैच में 36 रन थे। हाँ, वो जिम्बाब्वे में एक में उन्होंने सेंचुरी मारी तो थोड़े इन्फ्लेट हो गए स्टार्ट्स। बट उस टाइम पे काफी लोग ये नहीं जानते कि वो पूरा टूर्नामेंट इट वाज एन अनरियल कैरी जॉब बाय सचिन तेंदुलकर। वही मतलब यहाँ से लेके 2011 तक अब आप देखोगे कि सचिन ही डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 528 समथिंग रन्स मारे थे। हमारा जो सेकंड टॉप स्कोरर थे वो नवजोत सिंह सिद्धू थे विद 178 रन्स। 528 178 एंड हमारे 3rd टॉप स्कोरर विनोद कांबली थे। देखो तो मतलब इतना, अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट के हिसाब से बात करोगे तो ही डिड नॉट हैव अ वेरी बैड वर्ल्ड कप। सिर्फ स्टैट्स में देखोगे तो डेफिनेटली हाँ, क्योंकि वो स्टैट्स अच्छे नहीं है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर सचिन से हो रही है जो कि टॉप ऑफ द ट्री पे है, सचिन से तो मतलब है बहुत ही है। एंड वंस अगेन ये सब लोग उस टाइम पे सिर्फ 23-24 साल के हैं अभी। हाँ, अर्ली 20s में ही हैं अभी आप। सचिन बाय दिस टाइम आप देख रहे हो कि अब कंट्री के सबसे बड़े नाम बन चुके हैं। एंड विनोद कांबली का करियर एकदम सही ऑफ ट्रैक जाने लग गया है। ये मतलब वो जो 1995-96 का जो पीरियड था ना, यहाँ पे आप देखते हो कि कैसे इन दोनों का करियर्स ड्रास्टिकली अलग होने लग गया था। एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में। प्लस सचिन सबसे बड़ा नाम बन चुके थे और उनकी परफॉर्मेंसेस वो चीज दिखा रही थी जिस तरीके से तभी बने थे। आईसीसी टूर्नामेंट्स में कैरी कर रहे थे। अभी 1992 वर्ल्ड कप में वो सेकंड टॉप स्कोरर थे एट द एज ऑफ 1920 एंड देन बाय द टाइम द नेक्स्ट वर्ल्ड कप केम, यहाँ पे वो टॉप स्कोरर थे बाय सम डिस्टेंस एंड अल्टीमेटली वर्ल्ड कप के भी टॉप स्कोरर वही थे। तो काफ़ी उन्होंने क्लच परफॉर्मेंसेस दिखानी स्टार्ट कर दी थी। इनफैक्ट फिर वो हमारा क्वार्टर फाइनल होता है पाकिस्तान से, वो हम लोग जीत जाते हैं। उसमें भी अपने विनोद कांबली की परफॉर्मेंस कुछ खास आती नहीं है। एंड देन कम्स दैट probably दैट मैच दैट डिफाइंड हिज करियर, द सेमीफाइनल अगेंस्ट श्रीलंका एट ईडन गार्डन्स। उसकी फोटो आई थिंक जो नहीं जानते उन्होंने भी अनजाने में देखी होगी कभी जब विनोद कांबली की वो रोते हुए आपको फोटो दिखती है। एंड उसके पीछे की भी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड क्यों ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। शायद ये डार्केस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट है। हाँ, कह सकते अगर आप देखो तो मैच में आते हुए श्रीलंका अनबीटन थी तो नेचुरली उन्हें हराना थोड़ा डिफिकल्ट था। बट ईडन गार्डन्स भाई हमारे घर में मैच होने वाला है तो एक वो एडवांटेज तो होनी थी। अजरुद्दीन उस टाइम पे कैप्टन थे। टॉस होता है एंड हम लोग टॉस जीत जाते हैं एंड वी चोज टू बोल फर्स्ट। उसके बाद श्रीलंका जो है वो 252 का टारगेट बनाती है एंड जब इंडिया बैट करने आती है तो नवजोत सिंह सिद्धू का विकेट थोड़ा जल्दी गिर जाता है। 8 रन पे उनका शायद विकेट गिर जाता है। एंड देन उसके बाद संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर 90 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं और 98 for 1 होता है उस टाइम पे। देन अनफॉर्चुनेटली सचिन तेंदुलकर वो स्टंप आउट हो जाते हैं एंड 98 for 2 होता है उसके बाद नीचे एक खिलाड़ी बैटिंग करने आते हैं। विनोद कांबली अल्टीमेटली पूरे मैच में 10 रन बनाते हैं, नॉट आउट। वो एक एंड पे खड़े हुए थे और दूसरे एंड से लगातार विकेट पे विकेट गिरते जा रहे थे एंड इंडिया 120 for 8 हो चुकी थी 34 ओवर्स के बाद। इतनी गंदी परफॉर्मेंस देखते हुए घर पे जो वहाँ की क्राउड थी कोलकाता की, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो स्टैंड्स में आग लगा देती है और उनके पास जो भी पानी की बोतलें होती है वो पिच पे फेंकना स्टार्ट कर देती है। और बहुत ही ज़्यादा अगली सीन बन चुका था वो एंड डेंजरस भी हो गया था क्योंकि आग वाग जल गई थी। इसी के चलते मैच को रद्द करना पड़ता है और श्रीलंका को डिफॉल्ट विनर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके पीछे भी वो स्टोरी थी ना कि
जब पहली बार वो बोतल वगैरह फेंकनी शुरू करी क्राउड ने, तो रेफरीज ने कहा कि आप कुछ टाइम के लिए मैच को स्टॉप कर दो, थोड़ी देर में कंटिन्यू करते जब माहौल शांत हो जाएगा। हाँ, फिर जब माहौल शांत होता और दिखा तो प्लेयर्स को वापस बुलाया गया एंड विनोद कामली वगैरह अपना गार्ड ले रहे थे बैटिंग शुरू करने के लिए। एंड जैसे ही पहली बॉल डल सकती कि उससे जस्ट पहले ही एक फील्डर पे दोबारा एक बॉटल फेंक दी गई, अच्छा, और जैसे उनके सर पे लगी तब तुरंत मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। तब वो फोटो निकल के आती है कि विनोद कामली रोते हुए जो है पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। पूरा बहुत ज्यादा लाइक पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका था उनका वहां पे। पर मेन बात क्या है, ये मैच खत्म हुआ और काफी सालों बाद विनोद कामली एबीपी न्यूज़ पे आके, बहुत ही पॉपुलर क्लिप है, इसके बारे में हम लोग पॉडकास्ट के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैं सारे नगेट्स आपको ड्रॉप करता जा रहा हूँ थ्रू आउट द पॉडकास्ट, इन सबका कंक्लूजन एंड में निकल के आएगा। विनोद कामली कहते हैं, आई थिंक 2011 से 13 के बीच की कोई वीडियो, 11 की थी वो, रोते हुए कहते हैं कि वो मैच फिक्स था बेसिकली, एंड एक कॉन्स्पिरेसी करी गई थी विनोद कामली को टीम से निकालने की, स्केपगोट बनाया गया था पूरा, क्योंकि उनको पता था कि ये होने वाला है। वन सेकेंड, ये कितना सच है कितना झूठ है ये साफ साफ पता चल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड सो ये जो पूरा मैच था, ऐसा कहते हैं कि इस मैच ने उन्हें लाइक ही वाज स्कार्ड फॉर लाइफ आफ्टर दिस मैच। इतना ज्यादा वो दुखी हो चुके थे कि वो इस पूरी लॉस को अच्छे से झेल ही नहीं पाए थे। ऑल्दो वन सेकेंड, एक ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं यहाँ पे, मैं ऑफ कोर्स एम्पैथाइज करना चाहिए, बट क्या ये इतना स्कार होने वाली बात थी कोई? मतलब जैसे हमने बाकी प्लेयर्स को देखा था, और कोई प्लेयर ऐसे रो तो नहीं रहा था उस टाइम पे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जवागल श्रीनाथ ने बहुत सालों बाद, रिटायरमेंट के बाद एक इवेंट था कोई, उस पर उन्होंने बोला था कि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो हम लोग ड्रेसिंग रूम में सब बैठे हुए थे एंड मैंने सचिन की तरफ देखा एंड सचिन नहीं रो रहे थे, और जब सचिन नहीं रोए तो मैंने कहा मैं भी क्यों रोऊं, इन द सेंस कि इसमें ये नहीं कि मतलब दे डिड नॉट केयर, कि मतलब हमने अपना 100% दिया है, अब ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, और इस साल नहीं जीते तो अगली बार जीतेंगे। वो ज़ील थी अंदर कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, हम लोग को अगली बार करके दिखाना है। तो क्या आपको इतना टूटना जस्टिफाइड था उस टाइम पे? क्या था? मैं कुछ कमेंट नहीं करूँ, मेरे ख्याल से कुछ सही गलत नहीं है इसमें, क्योंकि आई थिंक विनोद कामली का एक और रीज़न ये भी है कि वो क्रीज पे थे उस टाइम पे, एंड इट काइंड ऑफ उनको लगा होगा ऐसा कि शायद कि क्राउड उनके ऊपर भरोसा नहीं करती क्या कि वो मैच जिता देंगे, तो वो पर्सनल पे भी हिट करी होगी। प्लस वही ना, मतलब हर कोई आदमी डिफरेंट होता है, हर कोई डिफरेंट तरीके से इमोशंस को हैंडल करता है। कुछ लोग एकदम अच्छे वे से कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग शायद इनिशियली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं बट उसके बाद दे कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो हर कोई अलग अलग तरीके से डील करता है। अब इस पे कमेंट करना भाई प्रॉब्ली शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स ना कि आपका अब किस स्टेज ऑफ करियर पे। जैसे सचिन 2007 वर्ल्ड कप के बाद डेफिनेटली रोए होंगे, राइट, क्योंकि तब उन्हें पता नहीं था कि वो खेलेंगे आगे कि नहीं। विनोद कामली ऑल्दो उस टाइम पे यंग थे, लेकिन तब उनको नहीं पता था कि वो आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। क्या पता उनको डर हो कि मेरा आखिरी वर्ल्ड कप ना हो। प्लस आई थिंक ये भी होता है कि अगर आपका एक दोस्त साइड बाय साइड आपके, जो कि आपके साथ बड़ा हुआ है, 1 साल छोटा है आपसे, उसका करियर एकदम ही ऊपर टेक ऑफ कर रहा है, वो एकदम ही इज ऑन हिज वे टू बिकम द ग्रेटेस्ट लेजेंड एवर, एंड आपका अभी तक चल रहा था, फिर आप एकदम से आपको एक पूरी टीम से, टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। ओडीआईज में आपका कुछ खास फॉर्म चल नहीं रहा है, एकदम से ही सबने आप पे शॉर्ट बॉल डालनी स्टार्ट कर दी है, आप हर बार एक्सपोज हो रहे हो हर फील्ड पे, एंड 22-23 साल की उम्र है, मतलब वही उस टाइम पे बच्चा होता है, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस गिर जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो किस तरीके से, किस सिचुएशन पे थे विनोद कामली जिसके चलते हुए फिर वो रोए उस फील्ड पे थे, साइड सामने देख रहे हैं कि एक के बाद एक विकेट गिर रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा उसके लिए, हेल्पलेस भी फील कर रहे होंगे वो। तो प्रॉब्ली उस मोमेंट पे अगर वो रोए भी तो मतलब आप कुछ सही गलत नहीं कह सकते इसमें, वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट होगा उनके लिए भी। पर इसके बाद मेन इशू क्या आता है, एक दो बहुत ही डार्क चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ से, जो जगमोहन दालमिया ने बताया। जगमोहन दालमिया बताते हैं कि उस टाइम पे, ये अराउंड 1996-97 की ही बातें हैं, कि ऐसा कई बार होता था कि विनोद कामली अपने रूम में, जब भी वो लोग कोई मैच खेल रहे होते थे तो बहुत ही लेट आते थे, रात के 2-3 बजे, और फिर वहाँ पे बैठ के वो अल्कोहल कंज्यूम करते थे और रोते रहते थे, और 2-3 और टीममेट्स को अपने साथ बैठाने लग गए थे। तो टीम का एनवायरनमेंट का माहौल ख़राब हो रहा था। और एक और डार्क चीज़ ये भी निकल के आती है कि ऐसा भी बोलते हैं कि, और ये काफ़ी सारे अकाउंट्स ने बोली ये चीज़, कि विनोद कामली की जो फियांसी थी उस टाइम पे, वो उनको मारा करते थे, और वो मतलब आवाज़ें आती थी, टीम होटल में फाइट होती थी, और उसके चलते काफ़ी टीममेट्स ने कहा भी था कि थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है ज़्यादा।
पर वही था कि बीसीसीआई ऑफ या फिर टीममेट से कभी भी इंटरफेयर नहीं करा, पर्सनल मैटर शायद ये बोल के कि उनका पर्सनल मैटर है तो हम क्या ही कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि या तो जो फैंसी है वो क्लियरली डिसेंट दिखाएं कि कुछ गलत हो रहा है, वो आई डोंट नो टेक्निकलिटीज और लीगैलिटी क्या मैं उसमें फंसूंगा नहीं, जो हुआ है मैं बस इतना बता रहा हूँ कि बीसीसीआई ने इसीलिए एक्ट नहीं करा इस चीज़ के ऊपर, ना ही टीममेट से शायद करा होगा, बट बहुत ज़्यादा मतलब वो फ्रस्ट्रेशन और वो टॉयल और डिप्रेशन दिख रहा था ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अचीव योर पोटेंशियल। अच्छा, और ये सब बातें हुई किस मीटिंग में थी? इस पूरे वर्ल्ड कप के बाद से विनोद काम्बली को ओडीआई टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था, एंड सो जिस मीटिंग में डिस्कस हुआ था ये चीज़, आईएस बिंद्रा जो कि उस टाइम पे बोर्ड प्रेसिडेंट थे और जगमोहन दालमिया जो कि बोर्ड सेक्रेटरी थे, इनकी जो मीटिंग हुई थी कि विनोद काम्बली को ड्रॉप करना है एंड क्यों करना है, उस मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई थी। कोई एक सोर्स था, उसने बाद में आके चीज़ें डिस्क्लोज करी थी। सिर्फ ये नहीं है, इसके बाद और भी चीज़ें हैं। एक तो हमने फियांसे वाली बात करी, उस टाइम पे जो आईएस बिंद्रा जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि हम लोग ये फेवर कर रहे हैं विनोद काम्बली को कि हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर हमने डिसिप्लिनरी इश्यूज लगा दिए इनके ऊपर तो उन्हें 2 साल के लिए एक्सपेल करना पड़ जाएगा। तो एक्चुअली में हम एक फेवर कर रहे हैं उनको कि हम लोग उन्हें सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं टीम से, ताकि वो आगे जाके कमबैक भी कर सकते हैं। सेकेंडली उनने जगमोहन दालमिया ने एक और चीज़ रिवील करी थी, काम्बली ने कोई एक मैच था जिसमें अजहरुद्दीन ने काम्बली को नंबर 5 की जगह नंबर 6 पे भेजा था, क्योंकि उस टाइम पे जो टीम मैनेजर थे अजीत वाडेकर, उन्होंने उनसे बोला था ये चीज़ करने को। एंड विनोद काम्बली मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, वो ड्रेसिंग रूम में आते हैं और अजहरुद्दीन पे कुछ ऐसा कहते हैं कि 1.5 घंटे तक उन्होंने गरियाया था उनको। अच्छा, तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गया आज। अच्छा, एंड अजहरुद्दीन एक पॉइंट तक सुनते रहे, उसके बाद ही ऑल्सो गॉट क्वाइट एंग्री। उन्होंने ऐसा कुछ रखा कि अब टीम में या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। एंड देन उस टाइम पे कप्तान थे मेरे ख्याल से। हाँ, उस टाइम पे फिर अजीत वाडेकर ने आईएस बिंद्रा को कॉल करा एंड उन दोनों ने इस डिसीजन पे वो लोग रीच करे कि भाई विनोद काम्बली को टीम से निकालना ही बेहतर होगा इस टाइम पे। एंड उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर बीच में आते हैं और कहते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ, कि मेरा दोस्त है ये, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया तो एक वो परमानेंट दाग लग जाएगा इनके करियर पे कि इन्हें ड्रॉप करा गया था इस इशू की वजह से। तो उसके चलते हुए फिर उन्हें ड्रॉप नहीं करा जाता। बट ऐसे कुछ इंसिडेंट्स थे जिनके चलते हुए उनकी जो इमेज थी वो पूरे बीसीसीआई के अंदर, टीम के अंदर खराब ही होती जा रही थी। प्लस वो ऐसा कहते हैं कि 1996 वर्ल्ड कप के दौरान भी विनोद काम्बली की ये हैबिट हो गई थी कि वो रात को होटल जो है टीम होटल में 2-3 बजे आते थे एंड ही केम ड्रंक। एंड उसके अगले दिन ही मैच होता था, तो फिर आप वैसे भी शॉर्ट बॉल्स कैसे ही खेलोगे भाई इफ यू आर कमिंग ड्रंक जस्ट अ डे बिफोर द मैच। एंड आईएस बिंद्रा ने ये चीज़ बोली थी कि विनोद काम्बली ने अपने साथ के साथ 3 और यंगस्टर्स को स्पॉइल करना स्टार्ट कर दिया था। अब उन्होंने मेंशन नहीं करा कि वो 3 यंगस्टर्स कौन थे एग्जैक्टली, बट ये भी उन्होंने बोला था कि टीम एनवायरनमेंट अब धीरे धीरे खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्हें ड्रॉप करना। एंड दैट इज़ वाई अल्टीमेटली ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम। करेक्ट। यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ में प्रॉब्ली ही हिट रॉक बॉटम एंड हम लोग देखते हैं कि अपने पूरे करियर के लास्ट फेज में वो एकदम डाउन पे थे। मतलब वापस ऊपर आने की उन्होंने बहुत कोशिश करी बट वो ऊपर आ नहीं पाए। जब उन्हें ड्रॉप करा जाता है टीम से, उसके बाद 1996 से लेके 2000 तक उन्हें 28 ODIs खेलने का मौका मिलता है, बट वो कभी भी जब भी इंडियन टीम में आए तब वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इसमें कुछ ऐसा था ना कि काफी सारे कमबैक करे थे उन्होंने 1991 से लेके 2000 तक। हाँ। उन्होंने 9 कमबैक्स करे थे टीम, 9 कमबैक करे थे, बट कभी भी वो परमानेंट स्टे नहीं बन पाया। मतलब ऑलमोस्ट हर साल एक कमबैक ही हो रहा है, हो रहा है, राइट। इतना बुरा हाल था एक टाइम पे। एंड 28 ODIs ओवर 4 years उन्हें खेलने का मौका मिला, बट वो इंडियन टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक में जब वो जा रहे थे तो वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे, विच इज वाई कमबैक हो पा रहा था। 1997 और 98 का जो सीजन था उसमें रणजी में वो टॉप स्कोरर थे, बट उसके बाद भी उन्हें टीम में नहीं लिया गया क्योंकि उस टाइम पे राहुल द्रविड़ नाम के खिलाड़ी थे जो कि शायद 3rd टॉप स्कोरर थे उस टाइम पे रणजी में। एंड उनकी जो टेक्निक थी वो बीसीसीआई को ऐसा लगा, सेलेक्टर्स को ऐसा लगा कि वो ज़्यादा साउंड टेक्निक है, विच टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। एट द सेम टाइम उनकी जगह टीम में बननी इसलिए भी डिफिकल्ट हो रही थी क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स कमिंग अप, लाइक सौरव गांगुली, लाइक एज आई सेड राहुल द्रविड़, लाइक वीवीएस लक्ष्मण, अल्टीमेटली वीरेंद्र सहवाग एज वेल। ये सारे प्लेयर्स ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था एंड धीरे धीरे टीम के अंदर जब आ रहे थे तो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सौरव गांगुली तो कप्तान ही बन गया आगे जाकर। इवन सौरव गांगुली को भी स्टार्टिंग में शॉर्ट
बॉल के साथ काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट उन्होंने इम्प्रूव करा उस चीज को। अरे बहुत बड़े एग्जांपल्स है यार, गांगुली का तुमने भी बताया, वीवीएस लक्ष्मण के हमने जब वीडियो बनाई थी तो उनका भी तो था ना कि जब वो इंडियन टीम में आए थे, एक देयर वाज अ फेज जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं डोमेस्टिक में जाऊंगा, अपने आप को सुधारूंगा और फिर वापस कम बैक करके दिखाऊंगा टीम में, एंड वो करा उन्होंने। और वो इसीलिए आज इतने बड़े लेजेंड हैं इंडियन क्रिकेट के। तो जब ऐसे ऐसे बड़े लोग इतनी बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर पा रहे हैं अचीव, तो विनोद काम्बली क्यों नहीं अपने शॉर्ट बॉल की डेफिशिएंसीज को फिक्स अप कर पाए, वो सोचने वाली बात है। एंड क्रिकेटिंग स्किल्स में तो प्रॉब्लम थी, एट द सेम टाइम लोगों ने उनके टेम्परामेंट पे, एटीट्यूड पे, उन सब पे भी सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसी के दौरान उन्होंने काफ़ी बार ऐसे बॉलीवुड पार्टी सेलिब्रिटीज के साथ भी देखा गया था, विच ऑब्वियसली डिड नॉट हेल्प हिज केस। जहाँ पे भी एक खिलाड़ी ऐसे बॉलीवुड से एसोसिएट हो जाता है, चाहे उन्होंने कुछ करा हो या ना करा हो, इट डज नॉट रब ऑफ वेल विद द सिलेक्टर्स। स्पेशली उस टाइम पे तो और ज़्यादा हाँ राइट रिजर्वेशंस थी लोगों की इन चीज़ों को लेकर। पार्टीज वार्टीज में जा रहे हैं रात को, उसके बाद आप सीरियसली लेना बंद कर देते हो एक टाइम के बाद। एंड उसके बाद 1998 में ड्यूरिंग हिज डाउन फेज ही ऑल्सो गॉट मैरिड। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली उनकी वो मैरिज भी ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाती है, 2-3 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो जाता है। उसको भी लेके रिपोर्ट करा गया था कि इट वॉज बिकॉज कामलीज एक्सेसिव ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, उसके चलते उनका वो डिवोर्स हो जाता है। एंड इसी के चलते मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई इन 4 साल के अंदर कि धीरे धीरे वो गायब होते गए इंडियन टीम से। 2000 के बाद भी उन लोगों ने फिर उसके बाद इंडियन टीम में तो उनका वापस कभी नहीं हो पाया, बट वो डोमेस्टिक अगले 3-4 साल तक खेलते रहे। एंड लास्ट के 2-3 साल में भी उनके ही वॉज एवरेजिंग 40s इन डोमेस्टिक क्रिकेट, बट उसके बाद भी उनका कमबैक नहीं हो पा रहा था। तो आप वही सोचोगे तब तो कमबैक होता भी कैसे ना, जब गांगुली कैप्टन बन चुके हैं, द्रविड़, लक्ष्मण सब, तब तक युवराज, धोनी आने लग गए थे, नेक्स्ट जनरेशन आने लग गई थी। तो काम्बली का उस टाइम पे कमबैक होना 40 के एवरेज पे तो नहीं हो पाता है। मतलब 40 आज वैसे देखो तो अच्छी है, बट इंडिया में कंपटीशन इतना कि अगर आप 50+ एवरेज नहीं करते हो तो फिर या तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो और आपका डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा हो। काम्बली बहुत स्पेशल थे, लेकिन डिसिप्लिन जो इश्यूज थे, जो हिस्ट्री थी, उसके बाद कोई उन पर बेट करना क्यों चाहेगा दोबारा। प्लस परहैप्स ही रियलाइज कि अब शायद उनका थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने 2002 में एक मूवी भी करी थी बॉलीवुड की। मूवी का नाम अनर्थ था, एंड उसमें सुनील शेट्टी और संजय दत्त सब थे। उसके बाद भी इट वाज सपोज टू बी अ बिग फिल्म, बट वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा गंदी फ्लॉप होती है। एंड सो उनका जो एक्टिंग करियर उन्होंने जो सोचा था शायद टेक ऑफ कर जाए एक तरीके से, वो भी बहुत गंदा फ्लॉप जाता है। तो वही ना कि आदमी एक्टिंग करके तब देख भी क्यों रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि परहैप्स अभी क्रिकेट में नहीं है फ्यूचर इतना, तो नेचुरली अपना करियर एक्सटेंड करना क्रिकेट के बियॉन्ड, क्योंकि क्रिकेट तो आदमी कब तक खेलता है, 35-40 तक, जिंदगी तो बहुत लंबी है। तो आई थिंक वहीं से उन्होंने, मतलब ये वो टाइम पीरियड है जब जहाँ से उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे और जगहों पर भी, फॉर हिज लाइफ आफ्टर क्रिकेट। एंड सिर्फ इंडिया में ही उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला, 2002 में वो साउथ अफ्रीका भी गए थे। बोलैंड एक उनकी डोमेस्टिक साइड है साउथ अफ्रीका की, उसकी तरफ से भी वो लोग खेले, बट बहुत कुछ खास परफॉर्मेंसेज नहीं रही उनकी। एंड 2004 आते आते एट जस्ट द एज ऑफ 32 उन्होंने अपना लास्ट फर्स्ट क्लास मैच खेल लिया था। इंडियन टीम में वापसी है कोई चांस नहीं था, तो बेसिकली लास्ट क्रिकेट मैच उन्होंने खेल लिया था। साउथ अफ्रीका में जब वो थे उसी दौरान उन्होंने अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाई थी, एंडिया ह्यूवेट, जिनसे आगे जाके उनकी 2006 में शादी भी होती है, तो और वो अभी तक चल रही है शादी, टचवुड। बट धीरे धीरे एज आई सेड, इस पूरे सेगमेंट में हमने कैसे डिस्कस करा कि कैसे उनका जो पूरा क्रिकेटिंग करियर था इट केम टू एन एंड इन 2004। अब यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली जो मेन कॉन्ट्रोवर्सीज आने वाली हैं, जो पोस्ट रिटायरमेंट उनका जो प्लान था, क्या क्या चीज़ उन्होंने और ट्राई करी, कैसे उनकी वो दुर्दशा हुई जो कि हम आज उन्हें देखते हैं, जो कि मेन क्यूरियोसिटी सबके दिमाग में जगती है। क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद से जो उनकी लाइफ है टिल प्रेजेंट डे, वो इस सेगमेंट में कवर होने वाली है। कैसे जो अभी आप रिसेंट फोटोज देख रहे हो वहां तक कहानी पहुंची है, वो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। अपना लास्ट मैच खेलने के बाद 2009 में वो एक और बॉलीवुड मूवी पे अपना एक ट्राई मारने का वापस कोशिश करते हैं, जिसका नाम था पल पल दिल के साथ, एंड उसमें अजय जडेजा भी वहाँ पे रोल कर रहे थे। बट वो मूवी भी बहुत गंदी फ्लॉप होती है। उसके बाद बॉलीवुड में तो वो नहीं चले, बट फिर वो एक कन्नड़ा फिल्म में ट्राई करते हैं एंड वो भी फ्लॉप हो जाती है अल्टीमेटली। तो उनका जो एक्टिंग करियर जो भी उन्होंने ट्राई करा, जितना भी करा, वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी सक्सेसफुल मूवीज में नहीं चल पाया, बिल्कुल नहीं चल पाया। बट इसके साथ ही मूवीज में नहीं चले तो उन्होंने टीवी सीरियल्स में ट्राई करना शुरू कर दिया। काफी टीवी सीरियल्स में उन्होंने डेब्यू करा था अपना, एंड वो भी मतलब जो भी ऐसा सॉर्ट ऑफ था कि अब जो भी काम आ रहा है वो चीज़ कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टेक ऑफ नहीं कर रही थी उनका।
2009 में ही वो एक शो पे आते जिसका नाम था सच का सामना, जो कि शायद आप सबने अपने बचपन में देखा होगा। ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट होने वाला है। एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि टीम इंडिया के अंदर उनने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करा था, एंड इवन सचिन उनकी हेल्प करने उस टाइम पे आगे नहीं आए थे। एक सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकने के लिए सचिन और ज़्यादा कुछ कर सकते थे? तो उन्होंने यस आंसर करा था, एंड वो सच निकल के आया था एज पर द फॉर्मेट ऑफ द शो। एंड ऐसा कहते हैं कि वो उस सेगमेंट के बाद, उस एपिसोड के बाद जब वो पब्लिकली एयर हुआ, तब से सचिन का थोड़ा सा मन उठ गया था। क्योंकि अगर आप देखो, अभी हम लोग एक ही एग्जाम्पल स्टेट करें, अगर इसके बारे में और डिटेल वन सेकेंड नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे, जो लास्ट सेगमेंट होगा। बट जब सचिन ने कहा था कि मेरे दोस्त हैं, प्लीज़ आप इनके साथ ऐसा मत करिए कि आप इनको डिसिप्लिन इश्यूज़ की वजह से आप एकदम ही टीम से निकाल दो, बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। तो सचिन ही वो एक इंसान है जो कि आउट ऑफ द वे जाके उनको टीम में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड तब अगर आप ये कह रहे हो कि सचिन और कर सकते थे, आई थिंक वो अपने आप में एक थोड़ा सा वियर्ड सा स्टेटमेंट है कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, उसको रोकने के लिए कोई कुछ कितना भी क्यों ही करे, आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो कुछ। तो आई थिंक बहुत ही वैलिड रीज़न था वहाँ पे सचिन का थोड़ा अपने आप को साइड कर लेना वहाँ से, क्योंकि वन सेकेंड कंट्रोवर्सी में पड़ना ही क्यों है। सचिन हैज़ नेवर बीन द गाय जो कि थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे। द गुड थिंग इज कि उनने कभी आके कुछ बोला भी नहीं इसके अगेंस्ट। बहुत क्वाइटली वो अपने आप को कंट्रोवर्सी से साइड कर देते हैं। कोई कितना भी उनसे क्वेश्चन पूछो, कभी कुछ आंसर देते ही नहीं। दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग अबाउट हिज करियर, एंड दैट्स व्हाई ही इज द लेजेंड दैट ही इज राइट नाउ। तो ये जब वो बोलते हैं, उसके बाद नेचुरली मीडिया में भी ये तुरंत, क्योंकि मीडिया तो तिल का ताड़ बनाती है, उनने नेचुरली ये चीज़ें पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी कि अच्छा ये जो दो दोस्त, जिगरी दोस्त जो कि बचपन से साथ खेलते आ रहे थे, उन दोनों में कुछ लड़ाई हो चुकी है। ऑल्दो सच भी था, हाँ उस टाइम पे था, उस टाइम पे थे, मतलब एटलीस्ट वन सेकेंड हमने सचिन के मुंह से कभी नहीं सुना है सब। बट विनोद कांबली ने तो कहा है कई बार पब्लिकली आके कि मेरी बात होनी बंद हो गई थी, 6-7 साल तक मेरी बात ही नहीं हुई थी। तो क्लियरली देयर वर टेंशंस जो कि पब्लिकली एक साइड से एक्सेप्टेड नहीं थे, बट अनराइटफुली सो। मतलब अगर मैं भी होता तो कोई आदमी जिसके लिए मैंने इतना कुछ करा है, अगर वो पब्लिकली आके बोल रहा है कि आपने मेरे लिए और क्यों नहीं करा, बहुत ही अनग्रेटफुल एक स्टेटमेंट था। वैसे भी आप एक हद तक कर सकते हो यार, वो भी ऐसे थोड़ी कि कितने भी अच्छी पोजीशन पे हो सचिन तेंदुलकर, एक टाइम पे उन्हें टीम का भी तो सोचना ही होगा ना, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ हाँ, वो नेपोटिज्म थोड़ी चलाना है। प्लस वो भी कहावत है ना कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, जिसकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। बट इसके बाद जो है ही प्रॉब्ली हिट अ न्यू लो जब 2009 में वो बिग बॉस जाते हैं एज द वाइल्ड कार्ड एंट्री। भाई बिग बॉस तो नहीं देखता ना कोई यहाँ पर। और उसमें भी न्यू लो के भी नीचे जो लो होता है वो उन्हें फेस करना पड़ता है, जब 15 दिन बाद ही उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है घर से, क्योंकि ऑडियंस नहीं चाहती थी उन्हें घर में रखना। ये और ज्यादा वोट आउट हो गए। हाँ, अच्छा, दैट इज प्रॉब्ली इवन मोर शॉकिंग। मैं तो देखा नहीं है। उसके बाद जो है वो कॉमेडी सर्कस में ट्राई करते हैं, एंड वहाँ पे वेरी ऑनेस्ट स्पीकिंग जब मैंने कॉमेडी सर्कस वाली वीडियो देखी थी, आई जनरली फेल्ट बैड। हाँ, थोड़ा वो एक फीमेल वर्कर की तरह कुछ रोल प्ले कर रहे थे ना, कुछ हाउस हेल्प। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा वियर्ड था। देख के लग रहा था कि थोड़ा उन्हें करना पड़ रहा है, थोड़ा सैड चीज़ हो गई थी ज़्यादा ही वो। बट उसके बाद वहाँ पे भी उनका करियर कुछ खास टेक ऑफ नहीं कर पाता एज ए कॉमेडियन, एंड उसके बाद 2009 में वो पॉलिटिक्स में घुसने का ट्राई करते हैं। महाराष्ट्र के जो विधानसभा इलेक्शंस थे उसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लोक भारती पार्टी वो इलेक्शंस लड़ते हैं, हार जाते हैं और इलेक्शन भी हार जाते हैं। इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद, इतनी सारी जगह हाथ पैर मारने के बाद, उन्होंने एक सेफ चीज़ ट्राई करी। पहली बात तो अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा 2009 में, एंड देन उसके बाद अपनी खुद की एक अकेडमी स्टार्ट करी जिसका नाम था खेल भारती स्पोर्ट्स अकेडमी, जो कि मुंबई में सिचुएटेड थी 2009 में ही। तो ये एक प्रॉब्ली एक बिजनेस सॉर्ट ऑफ बन गया था जहाँ से एक डिसेंट इनकम आने लग गई थी उनकी। बस आई थिंक मैक्सिमम क्रिकेटर्स आज भी, इंडियन क्रिकेटर्स जो होते हैं वो अपना नाम का एक अकेडमी तो खोल लेते हैं, फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं। हाँ। हर बड़े क्रिकेटर ने ये काम कर रखा है, एंड उससे अच्छा रेवेन्यू आता है, आपका बिजनेस मॉडल सेट है। हाँ, पोस्ट रिटायरमेंट एक छवि चाहिए होती है उनको बड़ी, एंड विनोद कांबली अगर उस चीज़ में रिप्रेजेंट कर रहे तो आपकी अकेडमी कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ चली जाएगी अच्छी। देन कम्स 2011 जहाँ पे हमने बात करी कि वो 1996 वर्ल्ड कप को लेके फिक्सिंग के एलिगेशंस लगाते हैं, एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग वाज उन्होंने ये चीज़ें बोल तो दी। ये भी आई थिंक काफ़ी लोगों को याद होगा, जैसे 1996 वर्ल्ड कप के रोने वाला इंसिडेंट सबको याद है। उस न्यूज़ चैनल पे विनोद कांबली रोने लग गए थे और उनने बोला था कि
मैं 1996 का वो मैच कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस मैच के बाद मेरा करियर खत्म कर दिया गया। ऐसी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट वो देते हैं, उसके बाद रोने लग जाते हैं, कहते हैं अपने देश से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि जिस चीज़ पर वो हिंट कर रहे थे दैट वॉज क्वाइट क्लियर। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग वॉज कि किसी ने उस चीज़ पर उनका साथ नहीं दिया। गांगुली ने आके तुरंत उनसे कह दिया कि आप ऐसी हवा में स्टेटमेंट नहीं मार सकते, अगर कुछ है तो आपको प्रूफ्स के साथ आना पड़ेगा। देन उस टाइम पे विनोद कांबली ने उस टाइम पे उसी न्यूज़ चैनल पे ये भी कहा था कि मैं अजीत वाडेकर जो कि टीम मैनेजर थे, उनको इस सब के बारे में पता था, बट वो चुप रहे एंड मेरे को बोलने नहीं दिया आके। एंड अजीत वाडेकर ने आके खुले में बोल दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कुछ बात नहीं हुई थी। तो धीरे धीरे अगर आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो ना, तो शायद सच हो शायद झूठ हो, किसी को कुछ नहीं पता। करेंगे इसको अलग एंगल से ब्रेक डाउन करेंगे अगले सेगमेंट में। बट द पॉइंट ऑफ मेंशनिंग दिस वाज कि भाई सब बारिश हो रही है, आसपास के जो प्लेयर्स सेगमेंट शुरू हुआ तो बाहर भी बादल गरज रहे, जो उनके प्लेयर्स थे उस टाइम पे, अगर वो फिक्सिंग जैसी चीज में थोड़ा सा भी आपने मेंशन कर दिया ना, सब लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे आपसे, क्योंकि किसी को उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगा, चाहे वो हुई भी हो तो भी। हाँ, उसके बाद वो पीछे पड़ जाएंगे। तो उसके चलते उनका जो कनेक्ट था प्लेयर्स के साथ, या फिर बीसीसीआई के ऑफिसर्स के साथ, या फिर किसी भी जो भी क्रिकेट में रिलेटेड है उनके किसी के साथ भी, वो धीरे धीरे और कम हो गया। एंड सो वो क्रिकेट की दुनिया से और दूर जाते रहे। देन 2013 वाज दैट पॉइंट जहाँ से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। 2013 में वो चेंबूर से बांद्रा ड्राइव करते हुए आ रहे थे, एंड देन एकदम से वो गाड़ी रोकते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा अनईजी फील हो रहा था, एंड वहाँ पे ही सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक। फॉर्चुनेटली वहाँ पे एक पुलिस वुमन थी जो कि ड्यूटी पे थी, उनने नोटिस करा गाड़ी ऐसे साइड में लगी पड़ी है, तो वहाँ पे जाती है, उन्होंने देखा विनोद कांबली को उस कंडीशन में, एंड तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करती हैं। एंड वहाँ पे फिर उनकी हार्ट सर्जरी होती है, जिसके चलते वो फॉर्चुनेटली बच जाते हैं। एंड वहाँ पे सचिन तेंदुलकर उनकी हार्ट सर्जरी के लिए पे करते हैं। दैट वाज द पॉइंट, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर वापस उनकी दुनिया में आते हैं। अभी तो हमने डिस्कस करा कैसे थोड़ी ज़्यादा लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी, उनकी बात होनी बंद हो गई थी, बट सचिन तेंदुलकर ने वहाँ पे हेल्प करने का सोचा अपने टीममेट को जिस कंडीशन में थे वो, एंड ही ऑफर टू हेल्प हिम फाइनेंशियली। 2013 में एक और चीज़ भी हुई थी, जब सचिन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा था, उसके बाद विनोद कांबली ने कहा था कि मैं बहुत ही हर्ट हूँ कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया अपनी रिटायरमेंट स्पीच में। और उसके बाद सचिन ने अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी भी रखी थी रिटायरमेंट के बाद, डिनर पार्टी टाइप का, उसमें विनोद कांबली इन्वाइटेड नहीं थे। तो उन्होंने पब्लिकली आके, वो न्यूज़ चैनल पे उनका वो अवेलेबल है, इंटरव्यू यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब मुझे 5-6 साल हो चुके हैं, बात नहीं करी मैंने सचिन से, अब मैं काफ़ी हर्ट हूँ कि उन्होंने इतने लोगों का नाम लिया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे साथ जो उनकी 644 रन की पार्टनरशिप थी वो हम दोनों के करियर्स का टर्निंग पॉइंट थी, जो मैंने पहले कहा था। तो तब से था कि, एंड वो भी थोड़ा सा मुझे पेटी लग रहा था सुनने में कि मतलब अगर आपका नाम नहीं भी ले तो आपको क्यों बोलने की जरूरत है कि मैं एक्सपेक्ट करता कि मेरा नाम लेंगे। नहीं, प्लस गिवन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू गाइज हैव हैड इन द पास्ट 4-5 ईयर्स, जहाँ पे आपने खुले में ऐसी चीज़ आके बोल दी सचिन के बारे में, एंड देन आपकी बात भी नहीं हो रही, तो मतलब इट वाज काइंड ऑफ गिवन कि शायद आपको इनवाइट नहीं करा। नहीं, और ऐसा थोड़ी, मतलब सचिन ने हर किसी को एक्नॉलेज करा ग्रुप में कि पिच क्यूरेटर्स, टीममेट्स, ऐसे करके हर किसी का नाम थोड़ी इंडिविजुअली लिया है, वरना तो 2 घंटे की स्पीच हो जाती। तो मतलब वही था कि वॉज विनोद कांबली एक्सपेक्टिंग अ बिट टू मच फ्रॉम सचिन तेंदुलकर, वो वाली बात भी है। एंड आई थिंक इसके बाद हमने 2013 की बात करी, 2015 में वो कॉमेडी सर्कस वापस जाते हैं एज अ गेस्ट, एंड वहां पे जिस टाइप के जोक्स उन पे मारे गए थे, नहीं वो फॉर्मेट ही वैसा था। हाँ, नहीं वो रोस्टिंग फॉर्मेट था डेफिनेटली। मतलब अगर मेरा पॉइंट बस ये था उस टाइम पे कि अगर और कोई क्रिकेटर होते उस टाइम पे लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। नहीं, वो तो उनकी पीआर अलाउ ही नहीं करती, अलाउ ही नहीं करती है। आई थिंक होती तो भी शायद इतने ऐसे टाइप के जोक्स नहीं मार पाते भाई, वो मतलब स्टैचर की बात है ना, स्टैचर इज टू बिग यार, वो तो ऑब्वियसली। एंड वहाँ पे जिस तरीके से वो हंस भी रहे थे ना, शायद उन्हें जेन्युइनली मजा आ रहा हो, मैं नहीं कह रहा मजा नहीं आ रहा था, बट भाई मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगा वो देख के, जिस टाइप की जोक्स उन पे मारे गए थे। वो शायद शो अल्टीमेटली बैन कर दिया था इसीलिए। अच्छा, मतलब मैं तो इसके लिए नहीं, वो कल्चर, हाँ, कांबली वाले उसके लिए नहीं, बट जो फॉर्मेट था उसके चलते, मतलब मैं तो सपोर्टिव नहीं, आई वुड वांट टू सी मोर ऑफ सच शोज, बट वो विनोद कांबली के साथ जैसा अभी हम स्टोरी कवर करते आ रहे हैं, उस टाइम में तो किसी को नहीं लगा, सबको मजा आ रहा होगा देख के, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी लोगों को नहीं पता, बट जिस चीज़ों के थ्रू होते होते वो यहाँ तक पहुँचे थे, और जिस अपने लाइफ के पड़ाव पे थे वो, जब वहाँ पे वो गए, वो अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार
क्या क्या हो रहा था उनके साथ, मेकिंग फन ऑफ समवन व्हेन ही इज डाउन, बहुत वाली ज़्यादा बात है। down, yeah. And what else could he do भाई, हंस रहे थे वो बस बैठ के। 2018 में देन सचिन तेंदुलकर वापस उनकी हेल्प करने का ट्राई करते हैं, जब उनकी जो अकेडमी थी तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल अकेडमी मुंबई में थी, उसके लिए वो उन्हें हेड कोच बनाते हैं 4 साल के लिए। तो ये एक उनने काफ़ी अच्छा बेसिकली अपॉइंट कर दिया एज अ हेड कोच, जो कि फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है। इसमें भी ऐसा था, अपेरेंटली लोग कहते हैं कि वो कुछ टाइम तक गए थे, फिर उन्होंने आना छोड़ दिया था। विनोद कामली ने? हाँ, ओके। इरेगुलर थे बहुत ज़्यादा, मन कर रहा तो नहीं आ रहे नहीं, या तो नहीं आ रहे, वैसा वाला था। तो सचिन अब वही ना, अब हेल्प कर रहा है तो आदमी सामने से उसको एक्नॉलेज भी तो नहीं कर रहा ना। आपको इतना बड़ा चांस दिया है तो आप उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट आप जो है अपनी मन मर्जी हो रखे हो वहाँ पे। आई थिंक वही पॉइंट है, अगर आप खुद की हेल्प नहीं करोगे तो किस हद तक जाते जाते हेल्प कर सकते हैं हम लोग? ये तो बहुत ही बड़ी हेल्प है यार। अगर किसी सचिन ने अपनी एकेडमी का कोच आपको बना दिया, इससे बड़ा क्या आपको कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? हेड कोच बट आपका फिर मन नहीं कर रहा जाने का, या तो काम को आप सीरियसली ले ही नहीं रहे हो। 2019 में देन वो मुंबई T20 लीग जो है उसमें वो एक टीम को कोच करते हैं, एंड वहां पे प्रॉब्ली उस टाइम पे अगर आप वीडियोस भी देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये तो क्या फिट आदमी है एकदम, कुछ लगी नहीं प्रॉब्लम देख के। बट उसके बाद आता है पैंडेमिक, एंड उसके बाद ये जो पूरा इनका कोचिंग वाले सिस्टम चल रहा था वो भी रुक जाता है। एंड पैंडेमिक के बाद हम लोग जब देखते हैं विनोद कामली को तो वो एकदम डिफरेंट लगते हैं। उनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी थी। उसके बाद 2022 में विनोद कामली मतलब वो पी के गाड़ी चला रहे थे, अंदर उन्होंने अपनी सोसाइटी के गेट पे गाड़ी मार दी थी, जिसके चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। देन फिर उन्हें बेल दी गई थी, तो उसके चलते वो एक और कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। 2023 में उनकी जो सोसाइटी के गेट में गाड़ी मारने से अरेस्ट कर दिया? भाई कुछ तो करेंगे ही गाड़ी, मतलब बात इतनी दूर तक पहुंची कि अरेस्ट ही कर लिया। मतलब भाई अब मतलब हमने इससे ज्यादा बड़े इंसिडेंट अपने सोसाइटी में देखे हुए भाई। हाँ, हमारी सोसाइटी में एक बंदा को लगा था कि वो सेक्टर गेट में घुस रहा, उसने पार्क में गाड़ी मार दी थी, सीढ़ियों पे गाड़ी चढ़ा दी। मतलब है। बट आई थिंक पॉइंट ये है कि अगर किसी बंदे ने कंप्लेंट कर दी, जैसे सोसाइटी में तो मनहूस लोग होती हैं भाई, कोई एक आदमी भी निकल आएगा उसने कर दी कंप्लेंट, तो आपको इसलिए नहीं करा जाएगा कि आपने सोसाइटी के गेट में गाड़ी मार दी, आपको इसलिए कर जाएगा क्योंकि आप पी के गाड़ी चला। नहीं था, मुझे लगा था कि इतने बड़े पर्सनालिटी तो बात दबा दी जाएगी। हो सकता था, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, एंड उन्हें जेल जाना पड़ता है, फिर बेल मिल जाती है उन्हें। उसके बाद 2023 में बहुत सीरियस एलिगेशन पे लगते हैं, जब उनकी जो वाइफ एंडिया हुइट वो FIR कराती है उनके अगेंस्ट ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। वो कहती हैं कि विनोद कामली वही पी के घर आते हैं, देन ही स्टार्ट्स शाउटिंग एट अस बाय, उनका मतलब था कि वो उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। देन उन्होंने कहा कि नशे में उनने पैन का जो होता है हैंडल लिया और फेंक के उनके सर पे मारा था, जिसके चलते उन्हें अल्टीमेटली हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था चेकअप कराने के लिए। वो सब होता है, फिर विनोद कामली को अरेस्ट करा जाता है, एंड उसके बाद ऐसा कुछ सेटलमेंट होता है कि हम लोग सुलझा लेंगे आपस में ही, पर्सनल मैटर है, हो जाएगा। तो उसके चलते फिर उन्हें अल्टीमेटली छोड़ दिया जाता है। बट एक अगेन वो एक धब्बा लग गया था, एंड क्लियरली आपको दिखने लग गया कि कैसे उनकी जो ड्रिंकिंग हैबिट है उसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग गई है धीरे धीरे। ये होता है। उसके बाद 2024 में वो वीडियो निकल के आती है जिसके चलते हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, जो पॉडकास्ट बना रहे हैं। जब विनोद कामली को हम लोग देखते कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, एक बाइक के सहारे खड़े हुए थे, एंड देन वो एकदम ही लड़खड़ा रहे थे, तो 2-3 लोग आके उन्हें पकड़ के आगे लेके जाते हैं। बहुत वीक स्ट्रक्चर हो गया था, बहुत ज्यादा वीक स्ट्रक्चर, वेट बहुत लूज कर दिया। उस टाइम पे वो जब खड़े हुए थे बाइक के सहारे, तो उन्हें लग रहा था कि कोई आ जाए हेल्प करने, बस थोड़ा डेस्परेट सिचुएशन लग रही थी। एंड देन उसके बाद ही फिर वही पूरा टॉपिक वापस निकल के आया कि भाई क्या हो गया विनोद कामली को, एकदम से इतनी गंदी स्टेट कैसे हो चुकी है। इसी का हमें एक और उदाहरण देखने को मिलता है जब मिस्टर रमाकांत, जो कि उनके रमाकांत आचार्य जो कि उनके टीचर थे, उनका मेमोरियल होता है, अभी हाल ही में हुआ था वो तो। एंड देन उसमें सचिन तेंदुलकर उनके पास आके हाथ वाथ मिलाते हैं, एंड विनोद कामली की शक्ल देख के लगा था ही वाज क्वाइट इमोशनल, मतलब थोड़ा उसकी रियलिटी पता है क्या है? अब बताता हूँ अभी क्या चल रहा है, उनका जो करंट सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स है अभी उनका। मैंने डॉक्टर जो है उनके, जो अभी उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, और वो सिर्फ 1 दिन पुराना है। अच्छा, ओके। तो मतलब एकदम लेटेस्ट है। और उन्होंने बताया पहली बात तो उनको अभी इस वक्त वो सिर्फ 30,000 जो उनको पेंशन मिलती है BCCI से, सिर्फ वो पैसे कमा रहे हैं और अभी उसी पे घर चला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसों की अभी प्रॉब्लम है उनको। जिस बिल्डिंग में वो अभी रह रहे हैं, कुछ ऐसा है कि उसकी भी 26 लाख की पेमेंट ड्यू है, और वो लोग बार बार आके इनके घर के ऊपर वो नोटिस ला के जाते हैं कि आपने पे नहीं करा अभी तक। मतलब बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्ट और सिवियर प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं फाइनेंशियली उनके लाइफ में. अगर हम लोग हेल्थ फ्रंट पे बातें करें, उनके ब्रेन में क्लॉट्स हो चुके हैं. मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाइड है प्रॉपर, और वो क्लॉटिंग के चक्कर में उनको काफ़ी हद तक मेमोरी लॉस भी हुआ है. तो वो सचिन को पहचान नहीं पा रहे थे अपेरेंटली. ओके. जो वीडियो में इनिशियली था, फिर जब उन्होंने रियलाइज करा तो देन ही स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली. उनको साथ ही साथ स्पीच में भी इश्यूज हो रहे हैं, अभी बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और 2-3 इश्यूज और भी हैं. मतलब और ये सब तब हो रहा है जब उन्होंने पिछले 6-7 महीने से ना ही अल्कोहल कंज्यूम करी, ना ही स्मोकिंग करी है. 6-7 महीने से नहीं करा है, तब भी अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है. तो सोचो कि उससे पहले कितना डैमेज हो चुका है बॉडी में ऑलरेडी ड्यू टू ऑल दीज वाइसेस. तो इसके चक्कर में अभी जो आपको उनकी कंडीशन दिख रही है, मतलब मैं एक्चुअली बताऊं तो लोगों को लगता है अच्छा ठीक है अभी हॉस्पिटलाइज हो या अभी डिस्चार्ज हो जाएंगे. भाई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है एक्चुअली में. हेल्थ फ्रंट पे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है अभी बात, जो कि शायद लग नहीं रहा होगा देखने में. और फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ हो चुकी है अभी. मतलब आदमी फंसा हुआ दोनों जगहों से, अब बचने का कोई तरीका मिल नहीं रहा है. ये हाल है विनोद कांबली का. और कपिल देव ने अभी कहा है कि रिसेंटली कि हम उनको हेल्प करने को तैयार हैं. कपिल देव एंड सुनील गावस्कर दोनों ने कहा कि द 83 टीम जेन्युइनली वांट्स टू हेल्प हिम गेट बैक टू हिज फीट. हम लोग उनकी हेल्प करेंगे. हमारे जो यंगस्टर्स थे हम उनको एज मतलब अपने बच्चों की तरह देखते हैं, एंड सो हम लोग उनकी हेल्प करना चाहते हैं. बट कपिल देव ने वही कहा है कि अगर आप रिहैब जाने को तैयार हो, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं जो खुद की हेल्प करना चाहते हैं. तो एक वो अकाउंटेबिलिटी उनने रखी है, एंड आई थिंक दैट्स राइट ऑल्सो. वो हेल्प करने से पहले आपको एक बेसिक कंडीशन रखनी पड़ती है. 14 बार विनोद कांबली ऑलरेडी रिहैब जा चुके हैं, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि वो 15th टाइम जाने को रेडी हैं, एंड ही जेन्युइनली वांट्स हेल्प. भाई मतलब अभी आज चल के उनके इंटरव्यूज देख के यू जेन्युइनली फील सॉरी फॉर द गाय. मतलब अब यहाँ से लास्ट सेगमेंट पे चले. हाँ, ये और कुछ बचा है अभी. मतलब पूरा एंड का पॉइंट मेरा वही था कि अभी जो उनके हाल ही के इंटरव्यूज भी आप देखोगे ना, तो उनसे एक तो खुल के आके ऐसे पूछने लग जाते हैं लोग कि हाउ इज योर फाइनेंशियल कंडीशन. तो ऐसे कहते हैं बैड, वेरी बैड, ऐसे करके कहते हैं जवाब. एंड कुछ भी हेल्प मिल जाए उनको, वो हर चीज़ के लिए बस भाई ही इज़ रेडी विद ओपन आर्म्स कि भाई कोई आके बस हेल्प कर दे. बीसीसीआई को उनने कितनी बार बोला है कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो. एंड मतलब वही है कि एग्जैक्टली अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं बीसीसीआई की भी. ऑलरेडी वो पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप आउट एंड आउट कॉल आउट नहीं कर सकते. बट वही है कि जैसी कंडीशन है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारे जो 83 की टीम है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने को रेडी है. एंड यहाँ से वो सवाल उठ के आता है जो कि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सचिन तेंदुलकर इस मैटर पे चुप क्यों है. लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का सोचेंगे. पहली बात तो भाई, अगर आप उनका थोड़ा सा ये टाइम निकाल के इस पॉडकास्ट के बाद अभी उनके लेटेस्ट इंटरव्यूज देखोगे, मतलब मैंने तो देखा तो मेरे को ये पॉडकास्ट शूट करने का मन ही नहीं कर रहा भाई. मैं मेरा जनरली मन कर रहा है इस पॉडकास्ट के अंदर माफ़ी मांग लूँ कैमरा में देख के कि आई एम वेरी सॉरी कि अभी तक हमने आपको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का ट्राई करा था, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता. एंड बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग बैड अबाउट विनोद कांबली, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप प्लीज जाके वो इंटरव्यू देखना उनकी आजकल के, क्योंकि आई जेन्युइनली थिंक कि आपका फिर मन नहीं करेगा. नहीं, क्योंकि अगर देखो वही है कि हमने अभी तक जो एनालाइज करा है हमारी जॉब है वो करना, एंड तब तक जो था वो टीम के हित में था कि नहीं था. वी हैव टू टेल थिंग्स एज दे आर ना, एज दे आर. हाँ, तो बट इन द सेम ब्रेथ वी आल्सो हैव टू से कि अगर आप अभी के उनके इंटरव्यूज देखोगे तो वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं. सारी चीज़ों को. जो सचिन वाला जो सेगमेंट जो सबसे शायद पॉपुलर क्वेश्चन है उसकी को एड्रेस करते हैं स्टार्टिंग से. तो विनोद कांबली ने रिसेंटली कहा है कि मैंने जो सच के सामने में भी जो बोला था वो सब मैंने गलत बोला है. वो ओपनली एक्सेप्ट करने की हाँ मेरे से गलती हुई है, ज़्यादा इमोशनल था. एंड अब इन हाइंडसाइट अगर मैं सोचता हूँ तो सचिन ने मेरी हर बार हेल्प करी है. तो मेरी हार्ट सर्जरी जब हुई है तो सचिन नहीं बचाया मेरे को, तो मैंने गलत बोला एकदम ही. और क्लियरली वो तो हम लोग ने देखा भी कि इतने सारे काउंटलेस इंसिडेंट्स हुए जब सचिन ने आउट ऑफ द वे जाके विनोद कांबली को टीम में रखने की कोशिश करी है. इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये कि विनोद कांबली साल 2000 के बाद टीम इंडिया से बाहर हुए, तब कप्तान कौन थे? सौरव गांगुली कप्तान थे. तब सचिन ने कप्तानी छोड़ दी थी. तो सचिन की कप्तानी में जब वो थे तब तो वो कमबैक कर रहे थे बार बार. कैसे हो रहा था कमबैक? कप्तानी का अप्रूवल, कप्तान का अप्रूवल तो चाहिए होता है ना किसी प्लेयर को लेने के लिए. तो अल्टीमेटली जो उनको टीम से हटाया गया है, जो नई डायरेक्शन में गए हैं वो सौरव गांगुली के अंडर गए हैं. जब गांगुली ने कहा कि अब हम नए लोगों को देखेंगे,
तो इसमें पहली बात तो कि सचिन का हाथ था नहीं उनका अल्टीमेटली टीम से निकलने में, जो कि बहुत पॉपुलरली लोग बोल देते हैं. आई फुल्ली डिसएग्री कि सचिन का कोई भी हाथ है इसमें. तो सेकेंडली, इवन आफ्टर ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द टीम, उनकी हेल्थ के लिए और उनके करियर के लिए सचिन ने आए सालों साल कुछ ना कुछ तो हेल्प करके दी ही है. उनका करियर रिवाइव करने में, चाहे क्रिकेट में ना सी, बट एज अ कोच उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए पेमेंट करना, उनके सर्जरीज कराना. तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ये अनग्रेटफुल और मतलब बदतमीजी वाली बात हो जाएगी अगर कोई कहता है कि सचिन ने नहीं करा कुछ. ऑफ ऑल पीपल सचिन ने ही सबसे ज़्यादा करा शायद. तो सचिन तेंदुलकर को तो मैं एकदम ही क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ से. एंड आई थिंक विनोद कामली के अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो वो भी एग्जैक्टली सेम कहेंगे. प्लस कुछ टाइम पहले ट्वीट करा था सचिन ने, किसी फॉर्मर क्रिकेटर की डेथ हो गई थी, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट करा था. एंड लोगों ने वही कॉल आउट करना स्टार्ट करा, विनोद कामली की सिचुएशन पे क्यों नहीं कुछ कह रहे. भाई मतलब आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप. ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फॉरेन में एक खिलाड़ी बैठा हुआ है जिनके साथ सचिन एक मैच में खेले थे और अच्छी बनती है इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया. कुछ करना होगा तो खुद जाके बोल देंगे. भाई ये उनके वो दोस्त है जो कि बचपन से उनके साथ थे. तो यहाँ पे ट्वीट करने की जरूरत भी नहीं है उन्हें. प्लस जैसे हम लोग अगर उनका हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे, पास्ट रिकॉर्ड पिछले 10 साल से 15 साल से लगातार वो हेल्प करते आ रहे हैं. ये जो हार्ट सर्जरी वाली जो पेमेंट वाली बात करी मैंने 2013 में जो करा था, ये विनोद कामली ने बताई. सचिन तेंदुलकर की तरफ से तो कुछ आया भी नहीं है ना. कुछ सचिन ने तो आज तक कुछ नहीं कहा कि मैंने हेल्प करी है, कुछ भी नहीं कहा. ये जो 2018 वाला है ये भी रिपोर्ट से निकल के आया है कि किसने अपॉइंट करा था, किसके रेफरेंस पे वो आए थे. अभी तक सचिन ने कुछ ऐसा नहीं बोला. तो अगर वो अब तक हेल्प बिना कुछ बोले करते आ रहे हैं तो अभी भी हेल्प बिना कुछ बोले ही करेंगे ना. तो ऐसे सोचो तुम्हारा बचपन का दोस्त तुम्हें तुमसे बात करने के लिए ट्वीट कर रहा है चांटा मार दूंगा तो ये तो वही है ना कि हमें पता नहीं. ऑल्दो एक बहुत पॉपुलर ये भी चीज़ निकल के आई है. हमने भी रिसेंटली पॉडकास्ट किया था दीपक सर के साथ, फर्स्ट एम्पायर से जो थे. उन्होंने भी चीज़ बोली थी कि सचिन और कामली परहैप्स कभी अच्छे दोस्त थे नहीं. मतलब वही था कि स्कूल से साथ में खेल रहे हैं, इंडियन टीम में साथ में थे, करियर सिनोनिमस रहे हैं, तो लोग वैसी चीज़ें बना देते हैं, मीडिया बना देती है, बट दे वर नेवर एक्चुअली क्लोज फ्रेंड्स. प्लस नेचर वेचर बहुत डिफरेंट था उन दोनों खिलाड़ियों का. तो मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर, अब मुझे दोनों साइड के एविडेंसेस मिले. तो जैसे सचिन को भी मैंने जब बातें करते हुए सुनी है, अभी 2019 की वीडियोज़ में ही मैंने सुना है, तो वही है कि ऐसी बात कर रहे थे कि कामली तो मेरा बचपन का दोस्त है और जब हम साथ में होते हैं तो मस्ती करने से पहले हम सोचते नहीं हैं, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं. तो एक साइड पे सुन के लगता है कि अच्छा परहैप्स दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. एट द सेम टाइम मैंने ऐसे भी कई सारे आर्टिकल्स पढ़े जो कहते थे कि क्लियरली सचिन और वो मतलब वही सेम स्कूल सेम अकेडमी से हैं, तो एक वो नेचुरल फ्रेंडशिप हो जाती है. बट एक वो होता है ना कि बचपन का जेन्युइन फ्रेंड, वो कभी भी नहीं थे. एंड सेकेंडली जब इंडियन टीम में तब तो उनके रास्ते बिल्कुल ही अलग चले गए थे, क्योंकि सचिन बहुत ज़्यादा कमिटेड थे गेम की तरफ एंड वो कभी भी अल्कोहल की तरफ नहीं गए, पार्टी की तरफ नहीं गए. एंड विनोद कामली एकदम उल्टे थे, तो उनकी हैबिट्स ही मैच नहीं करती थी, तो उनका साथ में रहना भी मुश्किल हो गया था. जैसे आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, एक इंसिडेंट लोग कहते हैं कि अपेरेंटली इंडिया की तरफ से एक टूर पे थे एंड सचिन एंड कामली रूम शेयर कर रहे थे. एंड रात को सचिन अपने रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कामली ऑलरेडी काफ़ी लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे. अच्छा, तो तब सचिन ने कहा था कि मुझे अब रूम शेयर नहीं करना इसके बाद कभी भी कामली के साथ, क्योंकि मेरा गेम से फोकस फिर कब करूँगा, कब सोऊंगा, कब प्रैक्टिस करूँगा. तो प्रायोरिटीज़ लाइफ में इतनी अलग थी एंड एटीट्यूड इतना अलग था कि नेचुरली ऐसे दो लोग साथ में दोस्त रह ही नहीं पाएंगे परहैप्स. तो दोनों साइड के एविडेंसेस मुझे बहुत स्ट्रांग मिले हैं. मैं क्योंकि दोनों से हम लोग कभी मिले नहीं है, ना कहीं बात हुई है, तो हम लोग यहाँ पे कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते. बट आप दोनों ही साइड ऑफ द स्टोरी बिलीव कर सकते हो. ये भी बिलीव करना वैलिड है कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, क्योंकि नेचुरली भाई आदमी बचपन से देख रहा है सब बड़े साथ में और इंडिया के लिए खेले तो दोस्ती तो होती है. प्लस उनके इंटरव्यूज आप देखोगे तो आपको हमेशा यही फीलिंग आएगी ये लोग अच्छे दोस्त हैं. विनोद कामली तो जिस तरीके कामली की तरफ से तो बहुत ज्यादा है. बट वही कि दूसरा एविडेंस भी है वेयर यू आर फोर्स्ड टू बिलीव कि शायद ये मीडिया क्रिएटेड नैरेटिव है और इतने दोस्त वो थे ही नहीं कभी. राइट. तो पता नहीं क्या सच है इसमें से. तो बट सचिन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये पॉइंट तो क्लियर हो जाना चाहिए एकदम ही. अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें जो इन्होंने 1996 के फिक्सिंग को लेके कहा था, इसके बाद बचे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. क्या उसमें फिक्सिंग हो सकती थी? देखो उस टाइम पे ये सब चल रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर कुछ ना कुछ हुआ होता. पॉइंट इज मैंने वो सेमीफाइनल डिटेल में भी इसलिए डिस्कस करा था स्टार्टिंग से, क्योंकि जो चीज़ें उसके अंदर हुई थी 1996 वर्ल्ड कप का जो टॉस हुआ था फाइनल सेमीफाइनल का,
उसमें अपेरेंटली टॉस में जाने से पहले पूरी टीम ने डिसाइड कर रखा था कि हम लोग जाके बैटिंग लेंगे। अजरुद्दीन टॉस जीतते हैं और एंड मोमेंट पे वो बॉलिंग ले लेते हैं। विनोद कामली इस हद तक जाके ये कहते हैं कि जब वो वापस आए थे ड्रेसिंग रूम में तो हम सब लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि हमें फील्डिंग के बैटिंग के लिए जाना होगा, एंड एंड मोमेंट पे होने लगा कि अब एकदम से डिसीजन चेंज कैसे हो गया। वो पिच भी उसी तरीके से बिहेव करी अल्टीमेटली कि आपको बैटिंग पहले सचिन ने अपनी बुक में लिखा है ये। अच्छा ओके। कि ये हमने करा था एक पहले पॉडकास्ट में कवर। सचिन कहते हैं अपने बुक में कि उस मैच को लेके वही बहुत शॉक थे पहली बात तो। हाँ उन्होंने क्लियरली अपनी बुक में मेंशन करा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बॉलिंग करने के लिए आया था तब मैंने रियलाइज करा था कि ये पिच तो टूटनी शुरू हो गई है, और ये पिच तो 100 ओवर छोड़ो, 100 ओवर मतलब कि 50-50 2 इनिंग के, ये 50 ओवर भी नहीं टिकी। अपेरेंटली जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था स्टार्टिंग कुछ ओवर में कि भाई मजा आएगा इस पे बैटिंग करने में सेकंड इनिंग्स में, बट बाय द टाइम ही केम टू बॉल तब उन्हें समझ में आया कि भाई बहुत गलत डिसीजन था एंड बहुत, हाँ, कि मतलब हम लोग अब डूब चुके हैं मैच में, ये बहुत ही गलत हमने कर लिया काम, ये पिच तो टिकी नहीं तब तक। तो क्लियरली टीम तो सरप्राइज थी। फिर विनोद कामली ने ये कहा था कि अजीत वाडेकर जो उस टाइम पे मैनेजर थे टीम के, उन्होंने बाद में एक आर्टिकल लिखा है अपेरेंटली जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कामली को लेके कि परहैप्स उनको आइडिया था कि फिक्सिंग का कुछ चल रहा है इसलिए उनको साइडलाइन करा गया। ऑल्दो अजीत वाडेकर ने खुद पब्लिकली आके इस चीज़ को डिस्कस कर दिया। मैंने ढूंढने का ट्राई करता पर मिला नहीं है। मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि अगर ये फिक्सिंग हुई होती तो उसमें बेसिकली कामली जो है वो अजरुद्दीन पे टारगेट कर रहे थे। अगर हम देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो उस फिक्सिंग स्कैंडल में नाम तो अजय जडेजा का भी था, और विनोद कामली कहते हैं कि अजय जडेजा मेरे अभी तक सबसे अच्छे दोस्त हैं, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है मेरे, अभी भी वो देखने आते हैं उनको। तो मतलब आप क्या, अगर उन्होंने फिक्सिंग करी है तो आप उनसे दोस्ती भी कर रहे हो फिर, तो क्या एग्जैक्टली चल रहा है? हाँ, मतलब अपने जो अपने मॉरली जो आप कह रहे हो किसी बंदे को गलत कहते हो उसको ही आप कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हो फिर किसी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती रखते हो, इतनी अच्छी दोस्ती रखते हो जिसपे सपोजिटली वो एलिगेशंस हैं कि इनने भी शायद फिक्सिंग करी थी या इन्वॉल्व थे उसके अंदर। हाँ, मॉरली वो चीज़ गलत होती है। आई थिंक वही है कि 2011 के टाइम पे वही उनने वो सचिन वाली बात जो बोली थी 2009 में, फिर 2011 में आई थिंक वो प्रॉब्ली काफ़ी इमोशनल फेज था जिसमें उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो कि वो शायद मीन करते थे या नहीं करते थे, एग्जैक्टली पता नहीं, या फिर उनकी मेंटल स्टेट मतलब क्या वो एकदम स्टेबल थे उस टाइम पे कि वो ऐसी चीज़ें प्रॉपरली बोल सके। वो भी थोड़ा डाउटफुल है। ऑल्दो 1996 वर्ल्ड कप में जो चीज़ें हुई थी दे डू सीम सस्पिशियस, एंड जो हमने पॉडकास्ट पूरा करा था 2000 के फिक्सिंग स्कैंडल को लेके, और जितना पहले से फिक्सिंग चलती हुई आ रही थी उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर हुआ होगा तो हाँ डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस उस टाइम को लेके कोई भी ऐसा एलिगेशन आते हैं तो क्योंकि मैंने पॉडकास्ट वो कर चुका है और प्लस इतना रिसर्च कर लिया है, मैं शायद थोड़ा बिलीव यही करता हूँ कि शायद हो सकता है चांसेस हो करने के, बट स्टिल उस टाइम पे अगर आप एक चीज़ बोल रहे हो किसी के अगेंस्ट देन आप उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करके अपने दोस्त को डिफेंड नहीं कर सकते फिर, या तो उसको भी। एंड प्लस अगर प्रूफ नहीं है तो यार ये सब चीज़ें नहीं बोलो तो बेहतर है। मतलब अगर हुआ भी होगा तो प्रूफ नहीं है किसी के पास, जब कोर्ट ने फ्री चिट दे दिए तो फिर बातें फंस जाती हैं उस मामले में, तो ऐसे में तो चुप ही रहना बेटर होता है। प्लस आई थिंक मतलब उनका पूरा ये भी था ना कि मेरे को टीम से निकाला गया। अभी जो हम इंटरव्यूज बात कर रहे हैं उनके आजकल की, जिसमें उन्होंने सचिन की तारीफ करी, बोला उन्होंने इतनी हेल्प करी मेरी, उनने ये भी बोला कि टीम से मेरे को पूरा डायरेक्शन दिया गया था कि क्या करना है मुझे कम बैक करने के लिए, बट मैंने वो नहीं करा। जैसे वही वो अपनी मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी फॉल्ट थी, उनने गलत करा, तो फिर आप ये भी कहोगे कि अब तो वो कह रहे हैं कि उनको पूरी डायरेक्शन दी गई थी आपको क्या क्या करना है वापस टीम में आने के लिए, बट आपने नहीं करी वो चीज़, तो फिर आपको ऑब्वियसली टीम से निकाला जाएगा। एंड सो अल्टीमेटली विराट कोहली के नाम है, विनोद कामली का जो भी पूरा ये करियर की स्टोरी रही है, इसके पीछे सबसे बड़े रीज़न जो है उनके डाउनफॉल के वो खुद ही हैं, सैडली एंड वंस अगेन लाइक मोस्ट करियर्स। वो मतलब देयर इज़ नो कॉन्स्पिरेसी एज सच कि आप कहो कि इनको प्लान करके निकाला गया टीम से या पॉलिटिक्स हुई है। अल्कोहल वॉज अ बिग रीज़न, उनके जो बुरी आदतें थी वो उसके चलते हुए उनका करियर जो डिरेल हुआ है वो कभी वापस ट्रैक पे आ ही नहीं पाया। एंड शायद इसी चीज़ों के चक्कर में जो उनकी वो शॉर्ट बॉल की वीकनेस थी, अब फिर से लॉजिकली सोचो एक बंदा 21, 22, 23 साल का है, अभी 10-15 साल वो क्रिकेट आराम से खेल सकता है, क्या वो आराम से अपनी एक वीकनेस को ओवरकम नहीं कर सकता? आई थिंक यहीं पे वो पॉइंट भी आ जाएगा कि जो 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी था जिसमें वो रोते हुए गए थे, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं एक्स क्रिकेटर्स कि मतलब यू शुड हैव बीन मेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप उस चीज़ को ले सको, एंड ये चीज़ उससे कोरिलेट इसलिए क्योंकि
हर कोई आपको शॉर्ट बॉल डाल के टेस्ट कर रहा है, तो यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग इनफ कि मैं ओवरकम कर लूंगा इस चीज को, या फिर अपना वर्क एथिक में कोई इशू तो वो सही करो। तो आइदर विद देयर वाज सम इशू क्लियरली। एंड एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वो सचिन से ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो अब अगर आप सोचो तो परहैप्स नहीं थे। हाँ राइट, क्योंकि हाँ स्टार्ट बहुत अच्छी थी, बट स्टार्ट तो ऐसे कई लोगों की बहुत अच्छी रही है। हाँ पृथ्वी शॉ ने डेब्यू पे 100 मारी है, शिखर धवन ने 100 मारी थी डेब्यू पे, रोहित शर्मा ने आई थिंक पहले दूसरे मैच में बहुत लंबी 170-180 कुछ मार दिए थे। तो काफ़ी लोग का ऐसा रहा है, बट टैलेंट मतलब आप किस क्या हाउ डू डिफाइन टैलेंट? प्लस एज अ बैटर इट इज नॉट जस्ट अ स्पिनर्स गेम, आपको फास्ट बॉलर्स को भी फेस करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर ने, आप ये कह सकते हो शायद स्पिन उतनी अच्छी नहीं खेली जितनी विनोद कांबली ने खेली, बट वन सेकेंड आगे जाकर तो खेली ही है ना, खेली है राइट। मतलब फिर आप अगर एज अ बैट्समैन कंपेयर करोगे तो फिर तो नहीं हुआ ना कंपैरिजन। पर हाँ शायद लोग पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं, बट देन अगेन हाउ डू यू डिफाइन पोटेंशियल? हाउ बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हो जाती हैं ये। तो जैसे मैं इस चीज़ को बैक करने के लिए एक और अकाउंट दूंगा। एक बहुत फेमस आर्टिकल है, आई थिंक चलो मैं नाम नहीं लूँगा न्यूज़ चैनल का क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। फेमस है, मतलब उसका एक हिंदी चैनल है जिसका इंग्लिश भी आता है, समझ जाओगे आप लोग। उनने एक आर्टिकल डाला था 2013 में जब सचिन रिटायर हुए थे, तो वो ऐसी स्टोरीज को रिकलेक्ट कर रहे थे। एंड उसमें रमाकांत आचरेकर सर का एक था आर्टिकल, मिड-90s का है वो, एक मैच था उसको रेफर करते हुए कह रहे थे कि विनोद कांबली उस टाइम पे नए नए थे टीम में, तो उनकी और सचिन की बैटिंग की बातें कर रहे थे। तो उसमें था कि सचिन को मैंने क्रिटिसाइज़ करा कि ये इतनी रिस्पेक्ट को दे रहे हो तुम इस बॉलिंग लाइनअप को, इसको तुम्हें पीटना चाहिए। बट विनोद कांबली के लिए मैंने ये चीज़ नहीं की क्योंकि अभी वो नए हैं टीम में, उनको भी जगह बनानी है। एंड सचिन इज़ मोर टैलेंटेड दैन विनोद कांबली। तो ये आचरेकर सर ने कहा उस आर्टिकल में। तो अगर हमारी नहीं सुननी तो परहैप्स रमाकांत आचरेकर सर की ही अगर हम लोग जुबान से सुने तो उनको भी शायद सचिन ज़्यादा टैलेंटेड लगते थे। प्लस एक जो पॉइंट हमने एकदम स्टार्टिंग में कहा था, ये टैलेंटेड वर्ड से रिलेटेड ही, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि स्कूल क्रिकेट में भी जो रिकॉर्ड्स थे बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी वाले, वो शायद विनोद कांबली के नाम पे थे, बट एक जो कंसिस्टेंसी थी वो हमेशा तेंदुलकर के साथ ही थी। मतलब देयर इज अ रीजन ना कि सचिन को क्यों चूज करा गया कांबली से पहले डेब्यू कराने के लिए इंडिया से। वंस अगेन जो हमने क्वेश्चन पोस्ट किया था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, क्योंकि सेलेक्टर्स को दिखा ना सचिन का डेब्यू और जल्दी होने वाला था। प्लस आई थिंक वही दीपक सर ने हमारे पॉडकास्ट में बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला था कि सचिन तेंदुलकर को जो डेब्यू कराए गए वो जाके सारी सेना कंट्रीज में ही उनके टूर्स होते गए। पहले पाकिस्तान में था, देन पूरा सेना उनने टूर करा था, फिर इंडिया खेलने आए थे। वेयरएज विनोद कांबली को एक कंफर्टेबल स्टार्ट दिया गया था कि इंग्लैंड के अगेंस्ट आप इंडिया में खेल लो, वहां पे जाके फिर उन्हें सेंचुरी मारी थी। ऑब्वियसली बहुत अच्छा उन्होंने करा परफॉर्म, बट एक रिलेटिवली कंफर्टेबल स्टार्ट इसी रीजन से दी गई होगी प्रॉब्लम। क्या पता अगर सचिन स्टार्ट बच्चे करते तो घर पे तो उनके भी 1000 रन जल्दी हो जाते हैं, क्या पता। तो आई थिंक ऑल दीज रीजंस पॉइंट्स टू द फैक्ट कि सचिन की लेगेसी को तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कांबली को बीच में लाकर। बट वही मतलब टू सम दिस अप भाई बहुत ही ज़्यादा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। एंड मतलब वही मेरा तो पॉडकास्ट अभी भी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। एंड जो बातें हम लोगों ने कहीं भी है ऑब्जेक्टिवली वो तो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ है। मतलब आई डोंट रियली वांट टू से ऑल दीज थिंग्स, बट वही क्योंकि बोलनी थी एंड सच को लाना था तो कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। बट द मैन इज कम्प्लीटली चेंज नाउ, हाँ एग्जैक्टली, विच इज़ वाई यू फील more guilty while speaking about all these things, but also you have to respect the guy कि at least वो acknowledge करते हैं इन सब चीज़ों को। हाँ मतलब मैं भी एंड में ये बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं भाई कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज या गाली वाली मत देना, एम्पैथाइज करो भाई। हाँ मतलब जब एक आदमी एकदम अपने डाउन पे होता है तो इट इज़ नॉट गुड कि आप जाके क्रिटिसाइज करो उन्हें, स्पेशली व्हेन उन्होंने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। मतलब अगर विनोद कांबली भी बहुत सक्सेसफुल होता ना लाइफ में तब मुझे पॉडकास्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ राइट, बट अभी मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक इशू है। एंड मैं कमेंट्स में भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हेट मत दिखाना, एंड उनकी तरफ हमारी तरफ तो चलता रहता है। बट मतलब हाँ आई थिंक दैट शुड बी इट। और कोई क्वेश्चन जैसे अनआंसर्ड रहे हो? आई थिंक जितने थे हमने कंप्लीट कर लिए। आई जस्ट होप कि विनोद कांबली गेट्स बेटर आगे चल के, एंड होपफुली जितने भी क्रिकेटर्स हैं 83 की टीम, सचिन तेंदुलकर, सब लोग आगे जाके हमें साथ में देखने को मिलते हैं। ये जो एक क्वेश्चन है कि अभी क्यों नहीं हेल्प कर रहे लोग, वो वाला उसको क्या कहोगे? मतलब यार अभी नहीं हेल्प कर रहे का भाई उनने बोल तो दिया ही है कि दे वांट टू हेल्प, क्या पता इट इज ऑलरेडी इन द वर्क्स, क्या पता हमें खुल के आके जो उनके बिल्डिंग के ड्यूज हैं वो मतलब सचिन या कोई और क्यों नहीं पे कर रहे हैं?
भाई क्या पता कर दे आगे जाके। अब हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं कि हर नहीं, चीज ही क्यों पाली क्यों नहीं रहे हो, लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं दिलाई उनने उनको, थोड़ी वैसी बातें चल रही है इस टाइम पे। एंड आई थिंक अभी प्रायोरिटाइज ये करना चाहिए कि सबसे पहले ये बिल्डिंग के ड्यूज भाई वंस ही गेट्स बेटर आगे चल के देन हो जाएगा सब कुछ आगे चल के। आई थिंक वही लोग कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले आपको हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अगर हेल्थ उनकी हो गई तो एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ आगे चल के। और अगर हेल्थी नहीं तो फिर आप बाकी चीज़ का क्या करोगे इधर पे। तो वही मैं कहूँगा कि होपफुली ही गेट्स बेटर एंड जितने भी सारे खिलाड़ी हैं होपफुली बीसीसीआई भी अगर हो जाती है इन्वॉल्व उसमें तो वो हेल्प करके दे हेल्प हिम टू गेट बैक टू हिज फीट। अल्टीमेट स्टोरी वही होगी कि उनका जो लड़का है 14 साल का है, क्या वो भी लेफ्ट हैंडर है, वो खेल जाए इंडिया और तगड़ा प्लेयर बन जाए। कहते तो हैं वो कि काफ़ी अच्छा खेलता है, मेरे जैसे योगराज युवराज वाली स्टोरी आ जाए हाँ, तो उनको भी काफ़ी मतलब तसल्ली मिलेगी, या उनकी आत्मा को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी भाई, लेट्स होप कि बहुत ही जल्दी मतलब 2025 नया साल आ रहा है तो एक नया रिजुविनेशन है उनके लाइफ में। बाकी आप इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस स्टोरी को पहुंचाइए दूर तक। और सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक, अब क्या नेक्स्ट बेंचमार्क क्या रखना है? 25 के बोला था मैं तो कम्युनिटी पोस्ट में भाई, 25 फिर 50 फिर 1 लाख तो ठीक ऐसे है, करके ऐसे ही कर लो। 25,000 कराओ भाई अब जल्दी से। तो साल शुरू हो रहा है, साल के एंड तक 5 लाख चाहिए हम लोगों को। तो जी और कुछ तो देखते हैं फिर, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको देखना चाहिए हमारे चैनल से वो मुझे तो दिखाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा।